नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में, जहां हर कहानी आपको एक नई दुनिया की झलक दिखाती है। यहां रोमांच, रोमांस और जादू से भरी कहानियां आपका इंतजार कर रही हैं। स्टोरी शुरू करने से पहले सबसे आग्रह है कि वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन को लेफ्ट स्वाइप करने के बाद आपको हाइप वीडियो नाम का फीचर दिखेगा। तो जल्दी से वीडियो को हाइप पॉइंट्स देकर हमारा सहयोग करें, ताकि हम आपके लिए और भी नई नई कहानियां ला सकें। और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अध्याय 181। लोगों का समूह बड़ी संख्या में और शक्तिशाली रूप में आया। विला के पास समुद्र तट की ओर चलें। समुद्र तट के बगल में कई खुले बार और कुछ स्नैक स्टॉल हैं। ये सभी बार और स्टॉल लाइसेंस प्राप्त हैं, इसलिए कीमतें बहुत महंगी हैं। चलते चलते और रुकते हुए जब हम बार पर पहुंचे तो सभी बच्चे थके हुए थे। स्ट्रॉलर में बैठकर और राजेश कपूर द्वारा निचोड़ा गया संतरे का जूस पीते हुए आखिरकार मेरी आत्मा में स्फूर्ति लौट आई। गर्मियों में जब मैं कुछ ठंडा और बर्फीला देखता हूं तो मैं उसे पीने से खुद को रोक नहीं पाता। देवेंद्र कपूर ने रंग बिरंगे पेय और वाइन को देखा और सुनीता कपूर को उकसाया। क्या आप इसे आजमाना चाहेंगे? इसका स्वाद अच्छा होना चाहिए। मैंने देखा है कि बहुत से लोग इसे खरीद रहे हैं। सुनीता कपूर ने फुसफुसाते हुए कहा, यहाँ सब कुछ बहुत महंगा है। मैंने अभी किसी को एक ग्लास वाइन पर 300 रुपये से ज्यादा खर्च करते देखा है। देवेंद्र कपूर ने सोचा कि यह स्वीकार्य है। इसमें बड़ी बात क्या है? अच्छी शराब महंगी होती है और पर्यटन क्षेत्रों में ये सामान्य बात है। सुनीता कपूर ने अपना पानी का कप उठाया और कहा, लो पी लो। मैं पानी लाई हूँ। देवेंद्र कपूर ने एक क्षण सोचा और कहा, मैं जाकर देखूंगा। 5 सेकंड से भी कम समय में वह वापस आ गया। सुनीता कपूर ने आश्चर्य से पूछा, इतनी जल्दी? देवेंद्र कपूर ने अविश्वास से देखा और सुनीता कपूर से फुसफुसाकर कहा, मैंने उनकी मूल्य सूची देखी। क्या आप जानते हैं कि उनके जमे हुए मिनरल वाटर की कीमत कितनी है? कितना? देवेंद्र कपूर के रूप रंग को देखकर लगता है कि वह महंगे होंगे। 35। सुनीता कपूर दंग रह गईं, इतना महंगा है? मुझे तो लगा था कि ज्यादा से ज्यादा 10 रुपये ही होंगे। सुपरमार्केट में पानी की एक बोतल की कीमत 2 रुपये है, लेकिन यहाँ ये 10 गुना अधिक महंगी है। और संतरे का जूस सुपरमार्केट में 5 या 6 रुपये का तो नहीं मिलता। जानते हो कितने में बेचते हैं? कितने? 79। सुनीता कपूर की आंखें चौड़ी हो गईं, बहुत महंगा है। क्या ये पैसे हवा से आ गए? देवेंद्र कपूर का मानना है कि यह बात समझ में आती है। चूंकि हर कोई बाहर जाकर मौज मस्ती करना चाहता है, इसलिए वे पहले से ही पैसा खर्च करने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा अगर मुझे प्यास लगेगी तो मैं इसे खरीद लूंगा, चाहे वह कितना भी महंगा क्यों न हो। सुनीता कपूर ने मुंह बनाते हुए कहा, मैं इसे वैसे भी नहीं खरीदूंगी। फूलों वाली चाय पीना ठीक है। इधर राजेश और मीरा शर्मा ने बच्चों को खाना खिलाना समाप्त कर दिया। उसने पूछा, प्रिय तुम क्या पीना चाहोगे? मीरा शर्मा ने बच्चों के मुंह पोंछे और कहा, मुझे मेरे पति द्वारा खरीदी गई हर चीज पसंद है। राजेश ने अपने माता पिता से पूछा कि वे क्या पीना चाहते हैं। देवेंद्र कपूर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। सुनीता कपूर ने कहा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप युवा लोग इसे खरीद लें। राजेश कपूर ने बॉस से पूछा, लड़कियों के लिए किस तरह का पेय उपयुक्त है? हमारे यहाँ 3 बेस्ट सेलर हैं और उन सभी को बहुत अच्छी प्रतिक्रिया मिली है। राजेश ने मूल्य सूची देखी, लेकिन वह मानसिक रूप से तैयार था। मुझे ये 2 दे दो। ठीक है, कृपया प्रतीक्षा करें। पुरुषों के बारे में क्या? पेय या वाइन, या दोनों? राजेश कपूर ने एक क्षण सोचा और कहा, मुझे 1 गिलास शराब दो और फिर पी लो। चाचा, कृपया इसे पीजिए। हम आपको इस शराब की सलाह देते हैं। राजेश कपूर ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया। यह एक ओपन एयर बार है जहां आप बाहर बैठ सकते हैं। यहाँ कुर्सियां और लाउंज कुर्सियां भी हैं। बैठने के लिए एक मेज ढूंढने के बाद सुनीता कपूर ने एक पल सोचा और मनीष कपूर को फोन करके पूछा कि वह कहाँ हैं। माँ, मैं उनके साथ सवारी खेल रहा हूँ, अभी इस बारे में बात नहीं करते। मैं फ़ोन रख रहा हूँ। सान्या से कुछ ही दूरी पर एक नया वाटर पार्क खुला है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, चलो बाद में चलकर देखते हैं। उन्होंने ऑनलाइन जांच की तो पता चला कि वाटर पार्क बहुत बड़ा था और पर्यटकों से उसे बहुत अच्छी समीक्षाएं मिली थीं। वेटर नाश्ता और एक साइन बोर्ड लेकर आया।
नाश्ता बहुत छोटा था, केवल 8 प्रति व्यक्ति 2 लोगों के लिए पर्याप्त। ये स्वाद अच्छा है। 5 मिनट में राजेश द्वारा ऑर्डर किया गया खाना परोसा गया। रंग बहुत सुंदर हैं। ये मीरा शर्मा और सुनीता कपूर के हैं। बर्फ के टुकड़ों वाली एक प्रकार की शराब, कहने की जरूरत नहीं कि ये देवेंद्र कपूर की ही होगी। अंततः वह उसका अपना है। सुनीता कपूर कुछ कहने ही वाली थी कि देवेंद्र कपूर ने उन्हें टेबल के नीचे खींच लिया। ये सब मेरे बेटे का इरादा है। अब जब खरीद ही लिया है तो फिर महंगा क्यों कह रहे हो? तुम्हारा बेटा क्या सोचेगा? जल्द ही सुनीता कपूर से बहुत अच्छी खुशबू आने लगी। बुरा नहीं है, ये खट्टा मीठा और स्वादिष्ट है। मीरा शर्मा ने भी कहा, मेरा ये भी बहुत अच्छा है। इसमें कई फ्लेवर हैं। राजेश कपूर ने खुद चखा और सोचा, इसका स्वाद ठीक है। शायद इसलिए कि मैंने बहुत समय से कोई ड्रिंक या शराब नहीं पी है। आखिरी बार मैंने अपने 6 महीने के बच्चे की पार्टी में शराब पी थी। ऐसा नहीं लगता, मुझे याद नहीं है। देवेंद्र कपूर ने एक घूंट लिया और उसका स्वाद लिया। स्वादिष्ट। वहाँ आधा गिलास शराब थी और वह उसे धीरे धीरे पी सकता था। बार में स्नैक्स थे और राजेश ने कुछ खरीद लिए, जिससे बच्चों को बहुत भूख लग गई। समय देखो, लगभग दोपहर हो गई है। ऐसा लग रहा था कि मनीष कपूर और अन्य लोग वापस नहीं आ रहे थे और उनके लिए वापस जाकर खाना बनाना बहुत थका देने वाला होगा। चलो, बाहर ही खाना खाते हैं। मैंने ऑनलाइन देखा कि वहाँ एक समुद्री भोजन का स्टॉल है जो स्वादिष्ट भोजन परोसता है। क्या ये केवल खाने पीने और खेलने के लिए बाहर जाने पर मौज मस्ती करने के बारे में नहीं है? आइए चर्चा करें और देखें। देवेंद्र कपूर ने अपने होंठ चटकाए, ये सोचकर कि शराब सचमुच स्वादिष्ट थी, नशीली नहीं। मैं एक और कप पीना चाहता था, लेकिन ये सिर्फ एक विचार था। मैं पीछे मुड़ा और चुपके से पीने के लिए कुछ खरीद लिया। राजेश का ध्यान बच्चों पर इतना था कि उसने अपने माता पिता के विचारों पर ध्यान ही नहीं दिया। राजेश कपूर ने नेविगेशन का अनुसरण किया और एक फूड स्टॉल पर पहुंचे। यहाँ बहुत सारे लोग हैं, हर कोई दोपहर के भोजन का इंतजार कर रहा है। और यह एक इंटरनेट सेलिब्रिटी चेक इन शॉप भी है। एक क्षण प्रतीक्षा करें, मीरा शर्मा ने सुझाव दिया। अगर हमें टेबल नहीं मिलती है तो चलो कहीं और खाना खाते हैं। लगभग 5 मिनट तक इंतजार करने के बाद कई लोग टेबल से चले गए। मेरा अनुमान है कि यह किसी टूर ग्रुप से है। राजेश कपूर और अन्य लोगों ने बॉस से अनुरोध किया कि उनके लिए 2 टेबल आरक्षित कर दी जाएं, क्योंकि मनीष कपूर और अन्य लोग जल्द ही आने वाले थे। वेटर मेनू लेकर आया और राजेश कपूर ने उसे देवेंद्र कपूर और सुनीता कपूर को दे दिया। सुनीता कपूर ने कीमत देखी और पाया कि यह बहुत महंगी नहीं थी और स्वीकार्य थी। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि इतने सारे लोग यहाँ आते हैं। देवेंद्र कपूर ने 2 व्यंजन ऑर्डर किए, जबकि राजेश कपूर और मीरा शर्मा ने एक व्यंजन ऑर्डर करने का फैसला किया। इसी समय राजेश कपूर ने अपने बैग से सुबह पकाया हुआ समुद्री भोजन का दलिया निकाला और बच्चों को खिला दिया। मैं घर पर बनी कुकीज़ और केक भी लाया। घर जाने से पहले उन्हें संभवतः भूख नहीं लगेगी। बच्चे पेट भर चुके थे और घुमक्कड़ में अपने खिलौनों के साथ खेल रहे थे। प्रत्येक जोड़ी आंखें उत्सुकता से इधर उधर देख रही थीं और एक दूसरे की आंखों से मिल रही थीं। वे सभी अपनी दयालु मुस्कान प्राप्त कर सकते हैं। ये 4 सुंदर बच्चे जहां भी जाते हैं, ध्यान आकर्षित करते हैं। राजेश कपूर और अन्य लोग इसके आदी हो गए हैं। 2 मिनट से भी कम समय में मनीष कपूर, मानसी और अन्य लोग वहां पहुंच गए। आप कहाँ चले गए थे? मनीष कपूर ने खुश होकर कहा, माँ, यहाँ पास ही एक सी पार्क है। बहुत मज़ा आएगा, मैं आपको बाद में वहाँ ले चलूँगा। मानव ने भी कहा, हाँ, वहाँ करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको यह ज़रूर पसंद आएगा। सुनीता कपूर मुस्कुराई और बोली, मैं तो बस एक बूढ़ी कंकाल हूँ। मैं सिर्फ देख सकती हूँ, मैं इसके साथ खेल नहीं सकती। मैं आप नौजवानों से कैसे तुलना कर सकती हूँ? मनीष कपूर ने अपने बैग से स्टारफिश और शंख वाले खिलौने निकाले। लो बच्चों, क्या तुम्हें ये पसंद है? जब वह एक बुटीक के पास से गुजर रहे थे तो पहली नज़र में ही उन्होंने इस वस्तु को देखा और सोचा कि बच्चों को ये पसंद आएगी, इसलिए उन्होंने इसे खरीद लिया। ये प्लास्टिक से बना है, इसलिए गिरने पर टूटेगा नहीं और चमकता रहेगा। वहाँ एक स्विच है और आप अंदर गा सकते हैं। बच्चे उपहार पाकर बहुत खुश थे, लेकिन मीरा शर्मा ने उन्हें याद दिलाया, धन्यवाद कहो। एक ब्रेक ले लो। केकड़ा केकड़ा।
सभी बच्चों ने आज्ञाकारी ढंग से धन्यवाद कहा, जिससे मीरा शर्मा को बहुत राहत महसूस हुई। मेरा बच्चा हर दिन बेहतर और बेहतर होता जा रहा है। जल्द ही व्यंजनों से भरी एक मेज पर खाना परोसा गया। समुद्री भोजन की विविधता देखकर ही लोगों के मुंह में पानी आ जाता है। जल्दी खाओ, यदि यह पर्याप्त न हो तो और ऑर्डर करें। मानसी ने पूछा, क्या आप कुछ पीना चाहेंगे? नहीं चाहता, मैं कुछ करना चाहता हूँ। मानसी पे और सॉस लेने चली गई। उसने इधर उधर देखा और फुसफुसाया, मैं और मेरे पिताजी अक्सर यहाँ आते हैं। जब समय आएगा तो मैं बॉस से कहूँगा कि हमें छूट दे दें। सुनीता कपूर मुस्कुराई और बोली, अच्छी लड़की, तुम विचारशील हो। इस फूड स्टॉल को एक लोकप्रिय ऑनलाइन चेक इन स्थान कहा जाता है, लेकिन यहाँ का खाना उतना स्वादिष्ट नहीं है। लेकिन ये बुरा नहीं है। आखिरकार जब तक समुद्री भोजन ताज़ा है तब तक यह इतना बुरा नहीं हो सकता। खाने पीने के बाद कुछ लोगों ने थोड़ी देर बैठने का फैसला किया। मानसी उठी और बॉस को ढूंढने चली गई। बॉस मानसी के साथ बातें कर रहे थे और हंस रहे थे, और वे वास्तव में एक दूसरे से बहुत परिचित थे। मानसी आमतौर पर थोड़ी भद्दी दिखती है, शायद अपने मोटापे के कारण। दरअसल मानसी का दिमाग भी उसके पिता जैसा ही तेज है। इस समय मानसी बॉस से बात कर रही थी और यह स्पष्ट था कि वह अनुभवी थी। थोड़ी देर बाद मानसी आए और बोली, हमें 10% की छूट दे दो और कहो कि अगली बार जब हम आएं तो हमें 20% की छूट दे सकते हो। राजेश कपूर खड़े हुए और बोले, मैं जाकर पैसे चुका दूंगा। मानसी ने जल्दी से कहा, भैया राजेश कपूर, आपको आने की ज़रूरत नहीं है, मैंने पहले ही आपको दे दिया है। राजेश कपूर ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें ये कैसे दे सकता हूँ? मानसी मुस्कुराई और बोली, ये तो बस खाने का खर्च है, मेरे साथ इतनी विनम्रता से पेश मत आना। मैंने कहा था कि मैं उन्हें भोजन पर आमंत्रित करूंगा और मैं आपको भी उसी पर आमंत्रित कर रहा हूँ। मानसी उठी और सामान पैक करने लगी। चलो सी पैराडाइज चलते हैं, मुझे यकीन है कि तुम लोगों को ये पसंद आएगा। सुनीता कपूर मुस्कुराई और बोली, धन्यवाद जियाओ चेन आंटी, आपको मेरे साथ इतना विनम्र होने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको बहुत परेशान किया है। क्योंकि मानसी यहाँ अक्सर आती है, वह इस जगह से बहुत परिचित है और उसे एक अर्ध टूर गाइड के रूप में माना जा सकता है। सी पैराडाइज पहुँचें और प्रवेश द्वार पर टिकट खरीदें। प्रवेश करने के बाद एक बहुत बड़ा सड़क चिन्ह और पर्यटक चिन्ह है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, तुम लोग जाओ और मज़े करो, हमारी चिंता मत करो, जब तुम तैयार होगे तो हम तुम्हें फ़ोन कर देंगे। ठीक है, तो फिर चलें। भाई राजेश कपूर, चाचा चाची, हम पहले निकल रहे हैं। अलविदा बच्चों। कई बड़े बच्चे खेलने के लिए कुछ ढूंढते हुए इस विषय पर चर्चा कर रहे थे। सुनीता कपूर ने सुझाव दिया, चलो पहले थोड़ा घूमकर देख लेते हैं। यहाँ जल मनोरंजन की अनेक सुविधाएं हैं और कुछ स्थानों पर खेलने से पहले आपको लंबी कतारों में इंतजार करना पड़ता है। यही नियम लागू होता है। सभी प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए आपको स्विमसूट और स्विमिंग ट्रंक पहनना होगा। इसके अलावा बच्चों के लिए ऊंचाई की सीमा भी है और 1.2 मीटर से कम ऊंचाई वाले बच्चों को इसमें भाग लेने की अनुमति नहीं है। थोड़ी देर घूमने के बाद सुनीता कपूर इसे आजमाने के लिए उत्सुक हो गईं। क्यों न हम भी इसे आजमाएं? मीरा शर्मा ने उन्हें स्विमसूट लाने की याद दिलाई ताकि उन्हें तुरंत स्विमसूट न खरीदना पड़े। अरे, मैं अपनी तैराकी की चड्डी नहीं लाया। सुनीता कपूर ने पलकें झपकाईं और कहा, मैं इसे आपके लिए लाई थी। अंततः कुछ लोग बच्चों के क्षेत्र में आए। यहाँ पानी की गहराई अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित है और वे केवल उथले पानी वाले क्षेत्र में ही खेल सकते हैं। बच्चों के खेल के मैदान में स्लाइड, हिंडोला और बहुत कुछ है। जब बच्चे इन्हें देखते हैं तो वे पागल हो जाते हैं। चौथा बच्चा इतना उत्साहित था कि वह लगभग घुमक्कड़ में ही खड़ा हो गया। दूसरा बच्चा भी बहुत उत्साहित था, मम्मी जल्दी करो, चूंकि हम खेलने जा रहे हैं इसलिए सभी को स्विमसूट पहनना चाहिए। बच्चे भी इसका अपवाद नहीं थे और मीरा शर्मा श्रेय लेने के लिए राजेश के पास दौड़ी। प्रिय, देखो, मैंने बच्चों के लिए सब कुछ तैयार कर लिया है। क्या ये बहुत दूरदर्शितापूर्ण नहीं है? राजेश कपूर ने सिर हिलाकर कहा, हाँ। उनके स्विमसूट अभी भी अपेक्षाकृत रूढ़िवादी हैं, राहगीरों द्वारा पहने जाने वाले स्विमसूट के विपरीत। फिर भी मीरा शर्मा को अपनी स्थिति पर अभी भी बहुत गर्व है। पुरुष तो बस तैराकी के लिए सामान हैं। छोटी बच्चियों के लिए एक गुलाबी रंग का स्विमसूट है जिसके साथ छोटी स्कर्ट है।
लड़कों, तैराकी के लिए एक जोड़ी चड्डी पर्याप्त होगी। कुछ लोग वहां गए तो वे पानी के पास थे। विहू एक जंगली घोड़े की तरह है जो अपनी लगाम से छूट गया है। वह पूरी तरह से पागल है। तनु उसके पीछे गई और पानी में खेलने लगी। अभी कदम दर कदम पानी के पास पहुंचा, फिर उसे टटोलने की कोशिश की। सतर्क नजरों से वह बहुत प्यारा लग रहा था। रिया को मीरा शर्मा ने पकड़ लिया और धीरे से नीचे उतारा। अभी को पानी पसंद नहीं है, लेकिन जब वह उन्हें इतना मजा करते देखता है तो उसे जलन होती है। राजेश पानी में बैठ गया और अभी को पकड़ लिया, जिससे उसे सुरक्षा का पर्याप्त एहसास हुआ। आओ, डरो मत बेबी, पापा यहाँ हैं। उसका हाथ एक छोटी नाव की तरह था, जिससे अभी उस पर बैठ सकता था और धीरे धीरे नीचे डूब सकता था। अभी अचानक घबरा गया। राजेश अपने छोटे से पीपी को थपथपाता रहा। डरो मत अभी, पापा हमारे साथ हैं, तुम गिरोगे नहीं। अभी ने सावधानी से राजेश कपूर की गर्दन पर हाथ रखा। राजेश कपूर ने आखिरकार उसे पानी में उतारा और पानी से उसकी पीठ थपथपाई। देखो, अभी के साथ है, डरो मत। अपने छोटे भाई बहनों को पानी में खुलकर खेलते देख अभी थोड़ा चिंतित हो गया। राजेश कपूर ने उसे दिलासा दिया, डरो मत बेबी, पापा हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे, बस थोड़ी देर टहल लो। अंततः राजेश कपूर के प्रोत्साहन से चिंतित अभी पानी में स्वतंत्र रूप से चलने में सक्षम हो गया। विहू सिर्फ पानी में खेलने से संतुष्ट नहीं है, वह स्लाइड पर उतरना चाहता है। यहाँ दो प्रकार की स्लाइडें हैं, एक छोटी स्लाइड है और दूसरी बड़ी स्लाइड है। ये छोटा है, इसलिए राजेश बच्चों को बिना चढ़े सीधे दरवाजे तक ले जा सकता है। चूंकि सीढ़ियों पर पानी भरा हुआ है, इसलिए बच्चे अब स्थिरता से चल तो सकते हैं, लेकिन सीढ़ियां चढ़ने में उन्हें कठिनाई हो रही है। पानी पर फिसलने की बात तो छोड़ ही दीजिए, आपको क्या करना चाहिए? राजेश कपूर ने अपने पास रखी स्लाइड को थपथपाया और कहा, विहू इधर आओ, डैडी तुम्हें ऊपर ले जाएंगे। जब विहू ने ये सुना तो वह खड़खड़ाते हुए उड़ गया। राजेश कपूर ने उसे उठाया और कहा, ध्यान रखना, गिरना नहीं। चारों खजानों को एक तरफ रखने के बाद राजेश कपूर के शुरू करने से पहले ही सभी लोग स्लाइड से नीचे उतरने लगे। विहू पैर हिलाते हुए खड़ा हो गया, खींचो 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 और राजेश कपूर ने तनु को अपनी बाहों में भर लिया और कहा, एक एक करके आओ और लाइन में लग जाओ। रिया मीरा शर्मा के बगल में पानी में खेल रही थी, जबकि अभी बगल से उत्सुकता से देख रहा था। विहू और तनु ने सबसे अधिक सक्रियता से खेला। तनु के बैठ जाने के बाद वह नीचे खिसक गया। विहू ने अपना हाथ बढ़ाया, डब्बा डब्बा, शिबाओ शिबाओ। 4 खजाने जिन्हें 10 और 4 के बीच अंतर नहीं किया जा सकता है। चौथे खजाने के बाद दूसरा खजाना आया, डब बाबा। राजेश कपूर एक उपकरण बन गए। रिया कोशिश करने के लिए उत्सुक थी और मीरा शर्मा ने उसे राजेश कपूर को सौंप दिया। अस्थि शोधन की गोली लेने और कभी कभार व्यायाम करने के बाद राजेश कपूर का फिगर इतना शानदार हो गया है कि लोग शर्मा जाते हैं और उनके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। अगर मीरा शर्मा और बच्चे वहां नहीं होते तो मुझे नहीं पता कि कितनी महिलाएं यहां आती। हालांकि कई महिलाएं ऐसी भी हैं जो गुप्त रूप से तस्वीरें लेती हैं। कोई है जो राजेश के रूप पर मोहित है और खुद को रोक नहीं पाता। उसने तुरंत एक फोटो ली और उसे अपने सबसे अच्छे दोस्तों के ग्रुप में भेज दिया। समूह की लड़कियां तुरंत चीख पड़ीं। उत्तर, हे भगवान, अगर मैं इस सुंदरता को अपने पास नहीं रखूंगा तो मैं मूलतः दूसरों को धोखा दे रहा हूं। बी, अरे वह बहुत सुंदर है, जाओ उसकी संपर्क जानकारी ले आओ, जल्दी जाओ। सी, अरे बाप रे, ये कैसी खूबसूरती है, और ये फिगर, मैं तो लार टपकाए बिना रह ही नहीं पा रहा। उत्तर, जल्दी करो, अवसर किसी का इंतजार नहीं करते। बी, कुछ गैर प्रतिस्पर्धात्मक, आगे बढ़ो। सी, तुम कुत्ते, चलो। इसके बाद उसने चुपके से मीरा शर्मा की फोटो ग्रुप में भेज दी। उत्तर, अरे तुम तो परी हो, तुम्हारा रूप अद्भुत है। बी, यह आंकड़ा अद्भुत है। टीएस सी, मैं सचमुच एक आदमी बनना चाहता हूँ और फिर कृपया अपने आप रंग बदल लें। फिर मैंने चौगुनी संतानों की तस्वीर भेजी। ए, बहुत प्यारा, सोफा। बी, कितना सुंदर बच्चा है, मैं सचमुच इसे घर ले जाना चाहती हूँ और खुद ही इसका पालन पोषण करना चाहती हूँ। सी, मैं शादी करना चाहती हूँ, लेकिन लड़का मुझसे ज्यादा सुंदर होना चाहिए। आखिरी का आखिरी, उसने परिवार की फोटो पोस्ट की। उत्तर, धिक्कार है। बी, जोड़ 1। सी,
कई लोग व्हाट्सएप पर अपनी छाती पीट रहे थे और पैर पटक रहे थे। जवानी में शादी करो, जवानी में शादी करो। मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। मैं इसे स्वीकार करने को तैयार नहीं हूँ। औरत ने होंठ सिकोड़ते हुए कहा, तुम्हारा वजन कितना है? तुम्हें अंदाज़ा नहीं है। कई लोग, अगर हिम्मत है तो वापस मत आना। देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी कुछ और ही खेल रहे थे। सुनीता कपूर पानी में लेटी हुई थीं। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या आप भी इसे आजमाना चाहेंगी? देवेंद्र कपूर लेट गए और बोले, यह आरामदायक है। थोड़ी देर खेलने के बाद बच्चे थक गए। उन्होंने तौलिए से अपने शरीर का पसीना पोंछा और उन्हें घुमक्कड़ में डाल दिया। बच्चे घुमक्कड़ में सो गए। अभी भी थकान से जम्हाई ले रहा था। देवेंद्र कपूर और सुनीता कपूर ने कहा, ऐसा क्यों न हो, तुम दोनों मौज करो और तुम्हारे पिताजी और मैं बच्चों का ध्यान रखेंगे। तुम खेलना नहीं चाहते? सुनीता कपूर मुस्कुराईं और बोलीं, ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके साथ तुम युवा खेलते हो। तुम्हारे पिता और मैं इन्हें संभाल नहीं सकते। तो फिर मैं आपको परेशान करूंगा, माँ और पिताजी। यह कोई बड़ी बात नहीं है, बस आगे बढ़ो। बच्चे 1 घंटा सोते हैं और फिर 1 घंटा खेलते हैं। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा को जल्दी से आगे खींचा, बीवी चलो जल्दी करो। मीरा शर्मा पीछे पीछे आई और मुस्कुराकर बोली, ठीक है। पानी के नीचे रोलर कोस्टर। मीरा शर्मा ने डर के मारे राजेश कपूर का हाथ पकड़ लिया। पतिदेव, मुझे डर लग रहा है। डरो मत, बस अपनी आंखें बंद करो और सब ठीक हो जाएगा। राजेश कपूर ने उन्हें सांत्वना दी। नीचे आने के बाद मीरा शर्मा को एक ही समय में डर और उत्साह महसूस हुआ और उनका छोटा सा चेहरा पीला पड़ गया। राजेश ने चिंतित होकर पूछा, पत्नी, क्या आप ठीक हैं? मीरा शर्मा ने हाथ हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, चलो कुछ और खेलते हैं। लाउडस्पीकर परियोजना के दौरान उनकी मुलाकात मनीष कपूर से हुई और उन्होंने उच्च ऊंचाई पर ग्लाइडिंग परियोजना पूरी की। चलो साथ चलते हैं। 1 घंटे से अधिक समय तक खेलने के बाद भी कई लोगों के चेहरों पर मुस्कान बरकरार रही। आज मुझे खेलने में बहुत मजा आया। अंततः कुछ लोगों ने टैक्सी लेकर वापसी की। जब हम घर पहुंचे तो सभी लोग नहा चुके थे और बच्चे जाग गए थे। मीरा शर्मा और सुनीता कपूर बच्चों को नहलाने गईं। अभी भी नहाने से मना कर रहा है। सुनीता कपूर हैरान थीं, क्या आज उन्होंने खूब मज़ा नहीं किया? खैर, मुझे नहीं पता। राजेश रसोई में खाना बना रहा है। रात के खाने के बाद मैं समुद्र तट पर टहलने गया और यह बहुत आरामदायक था। राजेश कपूर ने छोटी बाल्टी ली और बच्चों के साथ खजाने की खोज जारी रखी। इस बार राजेश ने बच्चों के लिए रेत का महल बनाया। ये निश्चित रूप से राजेश कपूर द्वारा अपने मैनुअल कौशल का उपयोग है। इसके बाद वहाँ एक और स्पोर्ट्स कार थी और एक छोटी राजकुमारी लेटी हुई थी। मीरा शर्मा आश्चर्यचकित होकर बोली, वाह पतिदेव, आप तो बहुत बढ़िया हैं। राजेश कपूर बहुत विनम्र थे, नहीं, वैसे मैंने मीरा शर्मा के लिए एक दिल बनाया था। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, 1 सप्ताह बीत चुका था और वापस जाने का समय आ गया था। राजेश ने RV चलाए और सभी को वापस मुंबई ले आया। हम वहाँ एक रात रुके और अगले दिन ट्रेन से मेरठ वापस आ गए। यद्यपि मैं हर दिन खेलने के लिए बाहर जाकर खुश रहता हूँ, लेकिन मैं थका हुआ भी रहता हूँ। मीरा शर्मा को घर पर स्वस्थ होने में कई दिन लग गए, लेकिन राजेश का मनोबल ऊंचा था। उसे नहीं पता था कि कल रात वह पहली बार बच्चों को लेकर लंबी यात्रा पर गई थी। सिस्टम ने उन्हें मैरो क्लींजिंग पिल का उन्नत संस्करण प्रदान किया और राजेश कपूर एक बिल्कुल अलग व्यक्ति बन गए। शक्ति और प्रतिक्रिया की गति दोनों ही मानव शरीर की सीमा तक पहुंच चुकी हैं। पूरा व्यक्ति ऊर्जा से भरा हुआ है और उत्कृष्ट स्थिति में है। पतिदेव, आप थोड़े अलग लग रहे हैं। राजेश कपूर रसोई में व्यस्त थे और उन्होंने सहजता से पूछा, क्या अंतर है? ओह, मैं नहीं कह सकता। राजेश कपूर हल्के से मुस्कुराए, शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं इस यात्रा से बहुत खुश हूँ। मीरा शर्मा ने सोचा, शायद इसके बाद का जीवन पहले की तरह ही सामान्य और खुशहाल था। लगभग 1 वर्ष की आयु के शिशु बहुत स्थिरता से चलते हैं और उन्हें पीछे से किसी के सहारे की आवश्यकता नहीं होती। वह पूरी तरह से स्वयं चल सकता है और जब उसे शौच की आवश्यकता होती है तो वह शौचालय भी जा सकता है, जैसा कि राजेश कपूर ने उसे करने को कहा था। खाते समय कोई नहीं पूछता, बस पेट भरकर खाओ। बेशक वे हमेशा आज्ञाकारी नहीं होते, वे कभी कभी शरारती भी हो सकते हैं। नेता विहू और तनु हैं। इससे राजेश कपूर को सिरदर्द हो गया।
लेकिन बच्चे का पालन पोषण एक लंबी यात्रा है, तो अब मैं कहाँ से शुरुआत करूँ? पुरानी पीढ़ी के अनुसार चिंता के दिन अभी भी आगे हैं। इसके अलावा इस समय बच्चे बहुत ऊर्जावान होते हैं, साथ ही उनमें शांति के 3 खजाने भी होते हैं। बाकी के लिए यदि आप सावधान नहीं रहे तो वे उस हस्की की तरह हो जाएंगे जो चला गया है। यद्यपि वे हमारे अपने बच्चे हैं, उन्हें ऐसा कहना उचित नहीं है, लेकिन वे वास्तव में घर को नष्ट कर सकते हैं। राजेश कपूर को लगा कि इस समय ये प्रणाली उन्हें मज्जा सफाई गोली का उन्नत संस्करण दे रही है। इस अवधि में शिशुओं के साथ तालमेल बिठाना होता है। सुबह राजेश कपूर नाश्ता बनाने के लिए उठे और रैम्बो से कहा कि वह बच्चों पर नजर रखे। नीचे जाने से पहले मैंने रैम्बो को पुकारते सुना, इसलिए मैं देखने के लिए पीछे मुड़ा। विहू जल्दी से बिस्तर से उठा और शौच पेशाब करने के लिए बाथरूम में चला गया। आज केवल एक परत कपड़े पहने ताकि उठने पर आपको अधिक कपड़े पहनने की जरूरत ना पड़े। मीरा शर्मा पहले ही जाग चुकी थीं। पतिदेव, आप अपना काम करिए, मैं बच्चों का ध्यान रखूंगी। राजेश ने विहू के नितंब धोए, उसे साफ किया और नीचे ले गया। नीचे जाओ। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है। विहू की अपनी अनूठी पद्धति है जिसका आविष्कार उन्होंने स्वयं किया था। मैंने उसे सीढ़ियों पर लेटे हुए देखा और फिर टुडुडुडुडु ध्वनि के साथ नीचे फिसलते हुए देखा। उसकी आंखें और भौहें हंसी से झुकी हुई थीं, जिसे देखकर राजेश कपूर हंसते भी थे और रोते भी थे। उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि विहू को यह विचार कब सूझा। अब हर कोई इसे सीख गया है और यहाँ तक कि चोरों को भी दिलचस्प मानता है। चारों खजाने जल्दी से नीचे चले गए और खेलने के लिए गतिविधि क्षेत्र में चले गए। राजेश कपूर ने विहू को सावधान रहने को कहा और फिर आग का जायजा लेने के लिए रसोई में चले गए। थोड़ी देर बाद तीसरी मंजिल पर मीरा शर्मा की आवाज़ सुनाई दी। पतिदेव, दूसरा बच्चा आ गया है। टिक 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 टिक। तनु को अभी भी होश आया और वह तुरंत दौड़कर राजेश कपूर के पास गई और उसे गले लगा लिया। डब्बा, सुप्रभात। सुप्रभात तनु, मुझे तुमसे प्यार है। मैं भी आपसे प्यार करता हूँ। किसने सोचा होगा कि टॉमबॉय जैसी दिखने वाली तनु मीठी बातें करने में माहिर है। वह मीरा शर्मा और राजेश कपूर के सामने हर दिन अनगिनत बार अपने प्यार का इजहार करते थे। तनु खेलने के लिए दौड़ी। हनी, अभी यहाँ है। जानता था। डोंग 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 की ध्वनि सुनो। मैं जानता हूँ कि इस बच्चे के शरीर पर कुछ चर्बी है। अभी सबसे ठोस है, गोलमटोल दिखता है और कभी कभी मूर्ख और प्यारा दिखता है। ये तो एक मूर्ख रैकून है, बहुत प्यारा। पापा, सुप्रभात। अभी राजेश ने बच्चों के लिए नाश्ता तैयार किया। मौसम बहुत गर्म था, इसलिए उन्हें खाने से पहले उसे हवा में सुखाना पड़ा। वह आगे बढ़ा, लुढ़कती हुई समुद्री गेंद को उठाया और उसे वापस फेंक दिया। जो बच्चे खुशी से खेल रहे थे, उन्होंने अचानक बिना किसी चेतावनी के अपनी स्थिति बदल ली। उनके खिलौना अनुभाग में गया। उनके बचपन से लेकर वयस्कता तक के सभी खिलौने यहाँ रखे हुए हैं। मूलतः राजेश वर्गीकरण करना चाहते थे। दुर्भाग्यवश तनु को लड़कों के ट्रांसफॉर्मर, हवाई जहाज, टैंक और भालू भी पसंद हैं। विहू को बोलने वाली गुड़िया और चमकदार गुलाबी चीजों में भी रुचि है। तो सभी के खिलौने एक साथ रख दिए जाते हैं। राजेश कपूर ने अभी अभी खेल क्षेत्र की सफाई पूरी की थी और अब उन्हें खिलौनों वाले क्षेत्र की सफाई करनी थी। गंदगी को साफ न करने का कोई उपाय नहीं है। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे होते हैं और अगर उनका पैर उस पर पड़ जाए तो गिरना आसान है। उनका खेल लगभग समाप्त हो चुका था और रिया नीचे आ गई। राजेश ने बच्चों को हाथ धोने और खाना खाने के लिए बुलाया। धीरे चलो, पीछा मत करो। राजेश कपूर ने एक एक करके उनके हाथ धोए और सुखाए। मीरा शर्मा ने बच्चों के बैठने की व्यवस्था की। अपने उत्कृष्ट पाक कौशल के साथ राजेश अपने बच्चों के लिए संतुलित पोषण प्राप्त करने हेतु हर दिन अलग अलग तरीकों से खाना बनाते हैं। बच्चे बहुत अच्छा खाते हैं और अक्सर एक दूसरे से बातचीत करते हैं तथा बातचीत करना शुरू कर देते हैं। खाते समय बातें मत करो, जल्दी खाओ। बच्चे खाना खाते रहे। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत सख्त हूँ, लेकिन एक बार जब वे बात करना शुरू कर देते हैं तो कभी नहीं रुकते। उन्होंने खाने में केवल इतना समय लिया कि वे खुशी खुशी बातें करते रहे और बिना किसी अतिशयोक्ति के 1 या 2 घंटे तक खाते रहे। 1 या 2 घंटे तक खाना खाएं, आधे घंटे तक आराम करें और थोड़ी देर खेलें। 4 बजने को हैं, झपकी का समय हो गया है, फिर सोने का क्या मतलब है। इसलिए राजेश और मीरा शर्मा को अच्छे उदाहरण पेश करने चाहिए।
भोजन करते समय शांति से भोजन करें। आमतौर पर बच्चे लगभग आधे घंटे में खाना खत्म कर देते हैं। रिया धीरे धीरे खाता है और उसे खाना खत्म करने में 40 मिनट से अधिक समय लगता है। इस समय तक राजेश कपूर बर्तन धो चुके थे। मीरा शर्मा बच्चों के साथ बैठी रहीं, जबकि राजेश ने कबूतरों का सूप बनाना शुरू कर दिया। ये कबूतर खुले में घूमते हैं और इन्हें कृत्रिम रूप से कैद में नहीं पाला जाता। ये कुछ ऐसी चीजें थीं जो मानसी के पिता ने विशेष रूप से भेजी थीं जब वे वहां से गुजर रहे थे। आधे महीने से भी कम समय में ये लगभग पूरा हो गया। कबूतरों का सूप बनाते समय राजेश ने वयस्कों के लिए दोपहर का भोजन तैयार किया। कई बच्चे लिविंग रूम में इधर उधर दौड़ रहे थे। जैसी कि उम्मीद थी, वह नीचे गिर गया। एक झटके के साथ वह जमीन पर गिर पड़ा। तभी मैंने देखा कि विहू तेजी से उठ रहा है। उसने अपना माथा रगड़ा, अपनी बंदूक ली और अवी का पीछा करने चला गया। जैसे जैसे विहू बड़ा होता है, उसका चरित्र और अधिक मजबूत होता जाता है और वह उतना कमजोर नहीं रह जाता जितना वह बचपन में था। मीरा शर्मा ने जाकर देखा तो पता चला कि वह थोड़ा लाल था, लेकिन कोई उभार नहीं था। राजेश भी देखने आया था और यह कोई बड़ी समस्या नहीं थी। विहू उनकी बाहों में छटपटाया, कीचड़ की तरह नीचे फिसला और धड़ाम से फिर भाग गया। विहू, तनु और अवी हर दिन पीछा करने का खेल खेलते हैं। विशेषकर विहू, वह कई बार गिरा। धीरे धीरे उनके माता पिता का दुख उनकी आदत में बदल गया। रिया शांति पसंद करती है, इसलिए हर बार मैं खिलौनों वाले क्षेत्र में अकेले ही खेलता था। बड़ा भाई, रिया जानती है कि वह युवा है और उसे दूसरों को भाई या बहन कहना चाहिए। वह अब बात कर सकती है और उसका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। अभी जानता है कि रिया को संगीत पसंद है, इसलिए वह रिया को ऐसे खिलौने देगा जो आवाज करते हों। रिया ने इसे लिया और कहा, धन्यवाद। बच्चों को 2 समूहों में विभाजित किया गया। एक समूह स्थिर था और दूसरा समूह सक्रिय था। यहाँ शांति है, इसलिए आप बिना किसी परेशानी के दिन के अधिकांश समय खेल सकते हैं। बाकी 3 बच्चे, मैं इसे कैसे कहूँ? माँ, क्या हम साथ में बंदूक खेल सकते हैं? अच्छा, माँ, मैं एक राक्षस हूँ और आप अल्ट्रामैन हैं, ठीक है। अच्छा, माँ एक डायनासोर है, मैं आ रहा हूँ। आप इतने शक्तिशाली हैं कि डायनासोर घायल हो गया है। आधे घंटे बाद मीरा शर्मा बहुत थकी हुई महसूस करते हुए सोफे पर गिर पड़ी। कबूतर का सूप पीने के बाद बच्चों ने झपकी ले ली। राजेश कपूर और उनके साथी अंततः कुछ देर आराम करने में सफल हुए। प्रिय, आप हमारे बच्चे की पहली जन्मदिन पार्टी कहाँ आयोजित करने की योजना बना रहे हैं? चलो वापस चलते हैं। मैंने माँ से सुना है कि हमें अपने पहले जन्मदिन पर अपने पूर्वजों की पूजा करनी होती है। और हाँ, शालिनी कपूर बच्चे को जन्म देने वाली हैं, तो मैं उनसे मिलने भी जा सकती हूँ। और हाँ, मनीष कपूर की ग्रेजुएशन पार्टी भी इसी महीने है। इन 3 सुखद घटनाओं के बारे में सुनकर मीरा शर्मा ने सोचा कि उन्हें मेरठ जाना चाहिए। उसने कहा, मुझे लगता है हम शाम को निकलेंगे। मौसम अच्छा रहेगा। राजेश कपूर ने सिर हिलाया, मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो फिर हमें क्या तैयारी करनी चाहिए? क्या पहली जन्मदिन की पार्टी का मतलब 1 सप्ताह के बच्चे को गोद में लेना नहीं है? ये प्रश्न राजेश कपूर को बहुत परेशान कर गया। अब एक ब्रश, किताब। मीरा शर्मा ने सिर हिलाया। ये बहुत कम है। मैं अपनी माँ को फ़ोन करके पूछूंगी। उन्होंने मुझे पहले भी बहुत कुछ बताया है, इसलिए मुझे लगता है उन्हें पता होगा। मीरा शर्मा ने लता शर्मा को फ़ोन किया। जब मैंने सुना कि यह मेरे पोते के जन्मदिन के लिए सामान तैयार करने के बारे में है, तो मैं तुरंत उत्साहित हो गया। मीरा, तुमने सही व्यक्ति से पूछा है। माँ को इस बारे में पता है। मेरी एक छोटी बहन है जिसने अपने पोते के पहले जन्मदिन की पार्टी बहुत दिलचस्प रखी थी। मैं वहाँ गई थी और वहाँ पहले जन्मदिन के लिए ढेर सारी चीज़ें थीं। क्या ये पोते पोतियों का पहला जन्मदिन नहीं है? मैंने पूछने के लिए फ़ोन किया था। मैं इसे तुम्हें पढ़कर सुनाऊंगा, इसे याद रखना। मीरा शर्मा जल्दी से कलम और कागज़ लेने गईं। माँ, आगे बढ़ो। सबसे पहले लकड़ी तत्व से संबंधित कुछ वस्तुएं खोजें। मीरा शर्मा और राजेश कपूर दोनों ही दंग रह गए। माँ, सोना, लकड़ी, पानी, आग, पृथ्वी। ये सही है। मैंने भी इसके बारे में पहली बार सुना है। वहाँ लोग इस बारे में बहुत खास हैं। मुझे बीच में मत टोको, बस मेरी बात सुनो। लकड़ी राशि में जन्मे लोग सौम्य, परिष्कृत, प्रेमपूर्ण और विचारशील होते हैं।
वे शिक्षा, अकादमिक और लोक कल्याण के क्षेत्र में करियर के लिए उपयुक्त होते हैं। आप अजवाइन, हरा प्याज या लहसुन तैयार कर सकते हैं, कोई भी प्रकार चलेगा। इसका एक अर्थ है, लहसुन गणना का प्रतिनिधित्व करता है, अजवाइन परिश्रम का प्रतिनिधित्व करता है और हरा प्याज बुद्धिमत्ता का प्रतिनिधित्व करता है। हम ये दिखाने के लिए किताबें भी तैयार करते हैं कि बच्चा बुद्धिमान और अध्ययनशील है तथा भविष्य में अनुसंधान और विकास कार्य कर सकता है। अगला तत्व अग्नि है। ऐसा कहा जाता है कि जो बच्चे इन तत्वों को चुनते हैं उनका व्यक्तित्व गर्मजोशी भरा होता है, वे दूसरों के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं और उनमें नेतृत्व के गुण होते हैं। पेन, कैंडी या कुकीज और कुछ फ्लोरोसेंट स्टिकर तैयार करें। एक अन्य राशि पृथ्वी तत्व की है। इस प्रकार के बच्चे को दृढ़ और स्थिर माना जाता है, जिसमें जिम्मेदारी की प्रबल भावना होती है और कहा जाता है कि राजनीति और व्यवसाय में उसकी बहुत संभावनाएं होती हैं। एक मोहर, एक रूलर और एक कप तैयार करो। धातु तत्व से संबंधित वस्तुएं संकेत देती हैं कि बच्चे तर्कसंगत होते हैं और वित्त, सूचना या परामर्श के क्षेत्र में विकास कर सकते हैं। अबेकस, चम्मच और सिक्के। आखिरी वाला पानी को दर्शाता है। मुझे देखने दो। यह एक परिवर्तनशील व्यक्तित्व और महान प्रतिभा का वर्णन करता है। शोबिस, परिवहन और कूटनीतिक क्षमता के लिए उपयुक्त। संगीत बक्से, पानी के गुब्बारे, रेतघड़ियां आदि। इसे सुनने के बाद दंपति को लगा कि यह थोड़ा अनुपयुक्त है। उदाहरण के लिए, रिया एक परिवर्तनशील व्यक्तित्व वाली व्यक्ति नहीं है, लेकिन चूंकि उसे संगीत पसंद है, इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि उसने संगीत बॉक्स चुना। मीरा शर्मा ने पूछा, माँ, और कुछ है क्या? मैं और भी बनाना चाहती हूँ। हाँ, तो इससे यही तैयार करो। उदाहरण के लिए, क्रेडिट कार्ड बैंकरों या वित्तीय उद्योग का प्रतिनिधित्व करते हैं। कैलकुलेटर एक व्यापारी या व्यवसाय, एक धनी व्यक्ति या पैसे वाले व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। एक कपास झाड़ू या स्टेथोस्कोप एक डॉक्टर या नर्स का प्रतिनिधित्व करता है। दूरबीन यात्रियों और खोजकर्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि मोबाइल फोन या माउस आईटी उद्योग या उच्च तकनीक में काम करने वाले लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। एक खिलौना कार एक ड्राइवर का प्रतिनिधित्व करती है, एक रूलर एक वकील का प्रतिनिधित्व करता है, इत्यादि। लता शर्मा ने अंत में कहा, बस देखते रहो और तैयारी करो। इसे ज्यादा गंभीरता से मत लो। ये सिर्फ खुशी और सौभाग्य के लिए है। फोन रखने के बाद मीरा शर्मा ने सारी बातें लिख लीं। खुशी और सौभाग्य के लिए। बच्चों का जन्म 8 अगस्त को हुआ। मीरा शर्मा का जन्म प्राकृतिक तरीके से हुआ था, इसलिए उन्होंने समय पर विशेष ध्यान नहीं दिया। देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी ने जन्मदिन और स्नातक समारोह की पार्टी एक साथ आयोजित करने का निर्णय लिया। राजेश कपूर को कोई आपत्ति नहीं थी। ये हमारे परिवार के लिए दोहरी खुशी है। तब तक अरुण कुमार और प्रिया जरूर भाग लेने आ जाएंगे। किरण सक्सेना और हिना वाधवा को न आ पाने का अफसोस था, लेकिन उन्होंने लाल लिफाफे भेजे। मीरा शर्मा ने इसे स्वीकार नहीं किया, लेकिन उन्होंने उपहार की सराहना की। इस दौरान स्टोव बहुत व्यस्त रहता था और प्रिया हमेशा मदद के लिए मौजूद रहती थी। उच्च अधिकारियों ने आदेश जारी किया कि विश्वविद्यालय शहर का निर्माण कार्य निर्धारित समय से पहले पूरा किया जाना चाहिए। इसलिए अधिक मेहमान आए। यदि अधिक लोग होते तो क्या व्यापार बेहतर नहीं होता? लेकिन आप चाहे कितने भी व्यस्त क्यों न हो, आप पहली जन्मदिन पार्टी को मिस नहीं कर सकते। कार क्यों चलाओ, नौक ले लो। मौसम इतना अच्छा है कि अगर हम पानी का रास्ता न अपनाएं तो कोई नुकसान नहीं होगा। इसलिए हमने गाड़ी चलाने की बजाय नौक का उपयोग करना शुरू कर दिया। राजेश कपूर ने इस बारे में सोचा और निर्णय लिया कि उन्हें शिशुओं की सुरक्षा का कोई रास्ता ढूंढना होगा। इसलिए मैंने उस बॉस को बुलाया जिसने स्क्रीन, खिड़कियां और रेलिंग लगाई थी। बॉस औजारों के साथ बंदरगाह पर पहुंचा और हैरान रह गया। राजेश ने इशारा करते हुए कहा, मैं यहाँ एक बाड़ लगाने जा रहा हूँ ताकि बच्चा डेक पर इधर उधर न दौड़े। बॉस को होश आ गया। अरे, वह एक अदृश्य अमीर आदमी है। मैं इस डिज़ाइन का सुझाव देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप डेक के चारों ओर सुरक्षात्मक खिड़कियाँ लगाएं, जिनके ब्रैकेट ऊपर से बाहर की ओर निकले हों। मूलतः डेक के सामने एक सुरक्षा कवच बनाएं। नौक की सुंदरता को प्रभावित किए बिना इसे अलग भी किया जा सकता है। राजेश कपूर को इस बात की परवाह नहीं थी कि यह अच्छा लग रहा है या नहीं, उन्हें तो बस बॉस का विचार अच्छा लगा। तो फिर चलिए आपके डिज़ाइन पर चलते हैं। मुझे आश्चर्य है कि यह कब तैयार होगा। इसमें आमतौर पर लगभग 10 दिन लगते हैं। अगर आप जल्दबाजी करेंगे तो आपको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
बॉस मजाक नहीं कर रहा था। यह एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिस पर काम करने के लिए लगभग 10 दिन और 7 लोगों की ज़रूरत थी। राजेश कपूर ने सिर हिलाया। मैं अपनी कीमत बता दूंगा, लेकिन बॉस अब हम जान पहचान वाले हो गए हैं, क्या आप मुझे कुछ छूट दे सकते हैं? मालिक, मुझे लगता है आप मजाक कर रहे हैं। एक विला में रहें, एक लग्जरी कार चलाएं और एक लग्जरी नौक रखें। उसे सस्ती कीमत दो। बॉस ने गहरी सांस ली और कहा, बॉस, हमारे लिए जीविका कमाना आसान नहीं है। राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, अगर भविष्य में मुझे कभी ऐसी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ी तो आप निश्चित रूप से पहले व्यक्ति होंगे जिनके बारे में मैं सोचूंगा। मालिक, अंत में मालिक ने राजेश कपूर को कम वेतन दिया। सामग्री की लागत में कटौती नहीं की जा सकती, ये केवल लगभग 2000 है। राजेश कपूर को कोई आपत्ति नहीं हुई और उन्होंने अपने बॉस और आसपास के कर्मचारियों को एक एक सिगरेट का पैकेट दे दिया। उसने कॉकपिट का दरवाज़ा और नीचे के शयन कक्ष का दरवाज़ा बंद कर दिया। बॉस और उनकी टीम लिविंग रूम में बैठ सकते हैं और यहाँ खाना बना सकते हैं, जो बहुत सुविधाजनक है। बॉस ने राजेश कपूर से वादा किया कि मूल 15 दिन की परियोजना को घटाकर 5 दिन कर दिया जाएगा। ये समय अभी भी राजेश को स्वीकार्य है। बॉस के साथ कुछ बातचीत करने के बाद राजेश कपूर चले गए। उनके जाते ही बॉस का स्टाफ नॉब देखने के लिए उत्सुक हो गया। यह ऐसा था जैसे दादी लियू विस्मय के साथ ग्रैंड व्यू गार्डन में प्रवेश कर रही हों। उसके शब्द ईर्ष्या से भरे थे। सोना, ये बहुत आरामदायक है। ये लिविंग रूम कितना बड़ा है। देखो, इसमें एक किचन और एक बाथरूम है। अरे, अमीर लोग हमारी तरह नहीं जीते। एक आदमी जो बॉस से भी बड़ा था, आह भरकर बोला। इस युवक ने कभी नहीं सोचा था कि उसका परिवार इतना अमीर है। क्या आपको लगता है कि उसने ये पैसा खुद कमाया या उसके परिवार ने उसे दिया? बॉस सोच रहा था कि कैसे 5 दिन में काम पूरा करके पैसा अपने पास रख लिया जाए। वह सोफे पर बैठा, बिना ध्यान दिए धूम्रपान करता हुआ इस दुर्लभ अवसर का आनंद ले रहा था। उनके 4 बच्चे हुए थे। मैं उनके विला के लिए सामान पैक कर रही थी और मैंने उनसे कई बार संपर्क किया। मैं हमेशा उन्हें घर पर बच्चों की देखभाल करते हुए देखता हूं, जबकि उनकी पत्नी काम पर जाती हैं। उसका परिवार अवश्य ही धनवान होगा, अन्यथा उसके पास पैसा कमाने का समय कैसे होगा? बॉस ने गहरी सांस ली और आह भरते हुए कहा, इस दुनिया में बहुत सारे अमीर लोग हैं। मैं उनसे ईर्ष्या नहीं कर सकता। राजेश की उम्र के लोगों से मिलने के बाद वह उदास लग रहा था। मुझे नहीं लगता कि मैं अपने जीवन काल में कभी इतना पैसा कमा पाऊंगा, लेकिन बॉस, आप ऐसा कर सकते हैं। बॉस हंस पड़ा। इस नौक की अनुमानित लागत 7 या 8 मिलियन है। मुझे इतना पैसा कहाँ से मिलेगा? भले ही आपके पास इतना पैसा हो, आप इस नौक को खरीदने के लिए अपनी सारी संपत्ति खर्च नहीं कर सकते। अरे, ये सब बकवास छोड़ो। चलो वापस चलते हैं और कोई योजना बनाते हैं कि इसे 5 दिनों में कैसे पूरा किया जाए। संयोगवश इन दिनों स्टोर में काम नहीं है, इसलिए हम अधिक लोगों को काम पर लगा सकते हैं। आप जितने लोगों को बुला सकते हैं, बुलाएं। 15 दिन का प्रोजेक्ट इन 5 दिनों के भीतर पूरा होना चाहिए। 5 दिन बाद राजेश ने अपने बॉस को फ़ोन किया। बॉस ने कहा कि अभी भी कुछ फिनिशर का काम बाकी है, जो छठे दिन की सुबह लगभग दोपहर तक पूरा नहीं हो पाएगा। राजेश के लिए दोपहर में प्रस्थान करने में कोई समस्या नहीं है और इससे कार्यक्रम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन समय बहुत था और जल्दबाजी की कोई आवश्यकता नहीं थी, इसलिए राजेश कपूर ने अगले दिन रवाना होने का निर्णय लिया। छठे दिन सुबह सुबह राजेश फिनिशर कार्य का निरीक्षण करने आया। यद्यपि समय कम था, फिर भी तैयार उत्पाद बहुत अच्छा था। यह एक सुरक्षात्मक आवरण की तरह है जो बाहर की ओर फैलता है और डेक को ढकता है। राजेश कपूर काफ़ी संतुष्ट थे और उन्होंने शेष राशि तय करने के बाद बॉस से मुलाकात का समय तय कर लिया। अगर अगली बार हमें मौका मिले तो हम फिर से साथ मिलकर काम करेंगे। जब राजेश वापस आया तो उसने प्रिया और अरुण कुमार को बुलाया। उन्हें आने दो, ये बच्चा पहली बार नाव पर नहीं गया है, लेकिन पिछली बार जब मैं आया था तब वे अभी भी छोटे बच्चे थे जो चल नहीं सकते थे। इस बार मैं सड़कों पर दौड़ सकता हूँ। मीरा शर्मा डिज़ाइन से बहुत संतुष्ट हैं। इस तरह आपको डेक पर बच्चों के साथ किसी भी असुरक्षित घटना के बारे में चिंता करने की ज़रूरत नहीं होगी। अब दरवाज़ा बंद कर दें और बच्चे आज़ादी से खेल सकते हैं। सुनीता कपूर को पता चला कि वे अगले दिन तक नहीं पहुंचेंगे, इसलिए सभी तैयार सामग्री को फ्रिज में रखें और जब वे आएं तो उन्हें खाएं।
दोपहर के समय उसने देवेंद्र कपूर को फ़ोन किया। उन्हें अपने बेटे, बहू और उनके परिवार को लेने के लिए पूर्वी तट पर जल्दी जाना चाहिए। ये सोचकर कि वहां पर्याप्त जनशक्ति नहीं है, उन्होंने मनीष कपूर से कहा कि जब तक वह वहां पहुंचेंगे तब तक वह घर पर आग पर नजर रखें। निश्चित रूप से दोनों कारें एकदम फिट बैठती हैं। घर लौटने के बाद मनीष कपूर सामान संभालने में मदद करने आए। सब कुछ साफ हो जाने के बाद दोपहर के भोजन का समय हो जाता है। माँ इतनी खुश थी कि जब उसने अपने प्यारे पोते पोतियों को घर में दौड़ते देखा तो वह मुस्कुराना बंद नहीं कर सकी। घर में खेलते समय बच्चों को चीज़ों से टकराने से बचाने के लिए इन सभी खतरनाक चीज़ों को दूर कर दिया जाता है। पीछे एक खाली बैठक कक्ष छोड़कर रसोई घर में रखे तेज चाकू और कांटे भी हटा दिए गए। भंडारण कक्ष के दरवाजे और खिड़कियां भी बंद कर दी गई हैं ताकि बच्चे चीज़ों में खोजबीन करके खुद को चोट न पहुंचा सकें। मुझे यहाँ आए हुए काफ़ी समय हो गया है और सभी बच्चे यहाँ से थोड़ा अपरिचित महसूस करते हैं। मनीष कपूर ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हें अब भी याद है कि हम कौन हैं? विहू सबसे उत्साही था और अजनबियों से नहीं डरता था, इसलिए वह धड़ाम से आया। मनीष कपूर ने उसे गले लगाया और पूछा, कौन है? रिया, जो पास ही खड़ी थी, अचानक बोली, अंकल। मनीष कपूर ने रिया की तारीफ करते हुए कहा, रिया वाकई बहुत स्मार्ट हैं। उन्होंने पहली बार में ही सही अनुमान लगा लिया। रिया ने मुस्कुराते हुए कहा कि उन्हें खिताब की बिल्कुल भी परवाह नहीं है और उन्होंने खेलना जारी रखा। तनु भी रेंगती हुई आई, छोटे चाचा। तनु के सिर पर एक छोटा सा पीला फूल था और उसने पीले रंग की फूलों वाली पोशाक पहन रखी थी, जो उसके घुंघराले बालों और बड़ी आंखों के साथ जंच रही थी। ऐसा कोई नहीं है जो उसकी सुंदरता पर मोहित न हो। हे भगवान, तनु कितनी सुंदर और प्यारी है। मनीष कपूर ने तनु को अपनी बाहों में लिया और कहा, तनु बहुत प्यारी है। तनु ने हंसते हुए कहा, तुम बहुत सुंदर हो। मनीष कपूर हैरान हुए, मैं हैंडसम हूँ। तो आपके पिता हैंडसम हैं या मैं हैंडसम हूँ? तनु ने जरा भी संकोच नहीं किया, पिताजी बहुत सुंदर हैं। देवेंद्र कपूर ने यह बात सुन ली और मुस्कुराते हुए उनके पास आकर पूछा, तो फिर मैं आपसे पूछूं, क्या दादाजी सुंदर हैं? तनु ने एक क्षण सोचा और कहा, मैं बूढ़ी हो गई हूँ। देवेंद्र कपूर ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप बूढ़े हो जाएंगे तब भी सुंदर दिखेंगे। तनु बहुत देर तक बड़बड़ाती रही, कुछ देर सोचती रही और बोली, बदसूरत। इससे पिता और पुत्र दोनों हंस पड़े। अभी मीरा शर्मा को ढूंढने गया और चिल्लाया, मम्मी, बदबूदार बदबूदार। हुआ यूं कि मीरा शर्मा बाथरूम में एक छोटा सा टॉयलेट लगा रही थीं। ये छोटे शौचालय अलग अलग रंगों में होते हैं और बच्चे पहले से ही बता सकते हैं कि उनका कौन सा रंग है। इसलिए राजेश ने कई सामान सेट खरीदे। इसलिए मैं मेरठ वापस गया और एक सेट तैयार किया। जब मीरा शर्मा ने ये सुना तो वह जल्दी से अवी को उसके छोटे से शौचालय में ले गई। सुनीता कपूर ने देखा कि मीरा शर्मा दरवाजे पर खड़ी थीं और किसी चीज़ का इंतजार कर रही थीं। जैसे ही मैं पूछने वाला था, चौथा बच्चा आ गया, उसके बाद दूसरा बच्चा। देखिए, ऐसा नहीं है कि बहुसंख्यकों में कुछ समानता नहीं होती। एक साथ शौचालय जाना एक सामान्य बात है ना? सुनीता कपूर उस छोटे बेसिन को ढूंढने गईं, जहां पिछली बार बच्चों द्वारा इस्तेमाल की गई सभी चीजें अभी भी रखी हुई थीं। गुलाबी वाला लड़की के लिए है और नीला वाला लड़के के लिए है। उन दोनों ने मिलकर बच्चों को साफ किया और उनके छोटे छोटे नितंबों को थपथपाया। खेलने जाना। सुनीता कपूर ने एक घटना का जिक्र करते हुए कहा, कल मैं कुछ 1 साल के बच्चों से मिली। हमारे बच्चे अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बड़े दिखते हैं। मीरा शर्मा ने भी कहा, बच्चे अपने साथियों की तुलना में बहुत बड़े दिखते हैं। कई लोग पूछते हैं कि क्या वे 1.5 साल के हैं। मेरे पास तुलना करने के लिए कुछ भी नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि यह ठीक है। 1.5 साल थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बताया गया है। सुनीता कपूर ने सिर हिलाया, लगता है कि वह 1.5 साल की है। मीरा शर्मा हिचकिचाई, क्या यह ऐसा दिखता है? उसने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। जहां तक बच्चों की बात है, राजेश पहले ही उनके लिए खाने पीने का सामान ले आया है। बच्चों के लिए खाना आसान बनाने के लिए सुनीता कपूर ने 4 डाइनिंग कुर्सियां खरीदी। यह एक ऐसा प्रकार है जिसकी ऊंचाई को समायोजित किया जा सकता है, जो बहुत सुविधाजनक है। बच्चे एक पंक्ति में बैठकर आज्ञाकारी भाव से अपने भोजन की प्रतीक्षा करते हैं। देवेंद्र कपूर ने उन्हें चिढ़ाते हुए कहा, मैं जितना अधिक अपने छोटे पोते पोतियों को देखता हूँ, वे अधिक से अधिक अच्छे व्यवहार वाले और प्यारे होते जा रहे हैं।
राजेश कपूर ने कहा, पिताजी, माँ, श्याओ जी, हमारे परिवार में रात के खाने के बाद बात न करने का नियम है। देवेंद्र कपूर ने कहा, कोई बात नहीं। राजेश ने बताया, बच्चे बड़े हो गए हैं और पहले से ज़्यादा चंचल हो गए हैं। इसके अलावा उनमें से कुछ बहुत बातूनी भी हैं, इसलिए हम काफ़ी देर तक बातें कर सकते हैं। इतनी बातें करने वाले इन लोगों में निश्चित रूप से कोई भी शालीन और शांत रिया नहीं है। देवेंद्र कपूर ने अन्य बच्चों की नाक थपथपाई और मुस्कुराते हुए कहा, कहने की ज़रूरत नहीं है, यह आप लोग ही होंगे। जब खाने की बात आती है तो ऐसा लगता है कि बच्चों को इसकी आदत हो गई है और वे अपना भोजन आज्ञाकारी ढंग से खाते हैं। कभी कभी आंखें मिल जाती थीं और कुछ लोग बात करना चाहते थे। मीरा शर्मा ने कठोर चेहरे के साथ उन सभी को रोक दिया। अन्य माताएं दयालु और पिता सख्त होते हैं, लेकिन यहाँ दयालु पिता और माताएं सख्त हैं। इसका कोई जवाब नहीं है। राजेश ने बच्चों के साथ बहुत अधिक समय बिताया है और उससे बात करना बहुत आसान है। मीरा शर्मा केवल यान की मां की भूमिका निभा सकती हैं। धीरे धीरे इस जोड़े ने ये पैटर्न बना लिया। रिया को कोई सस्पेंस नहीं था और वह आखिरी बन गई। उन्होंने कहा कि वह बिल्कुल भी घबराए नहीं हैं। धीरे धीरे खाना खाने और अपना मुंह पोंछने के बाद वह खेलने चला गया। देवेंद्र कपूर काफ़ी समय से अपने पोते के साथ खेलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और चले गए। खाने में अपना समय लो। सुनीता कपूर ने उसे हाथ हिलाकर विदा किया और जल्दी आने को कहा। फिर उन्होंने राजेश कपूर से कहा, शुभम कपूर और बाकी लोग ट्रेन से वापस आ रहे हैं। राजेश कपूर को आश्चर्य हुआ, बड़े भाई ने मुझसे इसका जिक्र नहीं किया। सुनीता कपूर मुस्कुराई और बोली, उन्होंने मुझे आज भी बताया था। उन्होंने आज के लिए टिकट खरीदा है। राजेश कपूर ने शुभम कपूर और अन्य लोगों को इसकी सूचना दी, क्योंकि उन्हें पता था कि वे शायद वापस नहीं आएंगे। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, इस बार मेरे माता पिता भी आ रहे हैं। सुनीता कपूर बहुत खुश हुई, ठीक है, मुझे तुम्हारी माँ की बहुत याद आती है। रात के खाने के बाद जियाओ जी बर्तन धोने चली गई। चूंकि यह जियाओ जी की स्नातक पार्टी के साथ आयोजित किया जाता है, इसलिए यह अपरिहार्य है कि कुछ छात्र और सहपाठी आएंगे। कुछ विचार विमर्श के बाद राजेश ने 2 थीम बनाने का निर्णय लिया। एक तरफ स्नातक भोज है और दूसरी तरफ प्रथम जन्मदिन भोज है, इसलिए वे अलग अलग बैठते हैं। राजेश कपूर को किसी का ख्याल आया। वह बॉस था जिसने बच्चों के लिए आधे साल की पार्टी का आयोजन किया था। पिछली बार बॉस ने न केवल आधे साल की पार्टी में भाग लिया था, बल्कि शेरेटन होटल में भोजन भी किया था। मुझे बहुत अच्छा महसूस हुआ। मैं अभी भी सोच रहा था कि राजेश को कब फ़ोन करके इस बारे में पूछूं। क्या हमें इस वर्ष की जन्मदिन पार्टी का आयोजन भी उन्हें ही करने देना चाहिए? व्यापार करते समय आपको मोटी चमड़ी वाला होना चाहिए। क्या आप पतली चमड़ी वाले बनकर पैसा कमा सकते हैं? बॉस, मैं अपनी बात इस तरह से कहना चाहूँगा। मुझे पता है कि आपके 4 बच्चे हैं, इसलिए आपके लिए मेरे पास आना सुविधाजनक नहीं है। मैं अपने कर्मचारियों को लेकर सीधे आपके घर जाऊंगा और हम मिलकर इस पर चर्चा करेंगे। आप क्या सोचते हैं? दोपहर, बॉस अपने कर्मचारियों को राजेश कपूर के घर ले आया। मनीष कपूर की कक्षा ने स्नातक भोज का आयोजन किया, जिससे कुछ लोगों को खुशी मिली तो कुछ को दुख। कुछ माता पिता खुशी से मुस्कुरा रहे हैं, जबकि अन्य नाराज हैं। मेरठ में विज्ञान में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले मनीष कपूर ने स्कूल द्वारा आयोजित स्नातक भोज में भाग लिया। वह मानसी और मानव सहित पूरे स्कूल के लिए एक प्रेरणादायक कहानी बन गए हैं। इससे पहले वे कक्षा में शीर्ष 100 में भी नहीं थे तथा कक्षा में उनके ग्रेड औसत थे। लेकिन मात्र 1 महीने में ही यह नई ऊंचाइयों पर पहुंच गया। इसने बड़ी संख्या में युवा छात्रों को प्रेरित किया जो हाई स्कूल के अपने अंतिम वर्ष में प्रवेश करने वाले थे। इसलिए ये स्नातक भोज रिश्तेदारों और दोस्तों के बीच एक उत्सव पार्टी है। जब बॉस को पता चला तो वह आश्चर्य से चिल्ला उठा, तो आप मेरठ में विज्ञान में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले हैं। बधाई हो, मैं आपकी कहानी जानता हूँ। ये बहुत प्रेरणादायक है। मनीष कपूर मुस्कुराए। कई घंटों तक विचार विमर्श के बाद राजेश कपूर और उनके बॉस ने 2 विषयों पर निर्णय लिया। बॉस, क्या आप पहले जन्मदिन की चीज़ें तैयार करने वाले हैं या हम उन्हें तैयार करने वाले हैं? हम बस तैयार रहेंगे। ठीक है, मैं अब वापस जाकर तैयारी करूंगा। अच्छा, हालांकि इस बार यह बहुत महत्वपूर्ण था और राजेश कपूर ने मेरठ में एक 5 सितारा होटल को चुना।
राजेश कपूर अपने पिता की एसयूवी गाड़ी चलाकर होटल के रिसेप्शन तक पहुंचे। उनका स्वागत खूबसूरत रिसेप्शनिस्ट ने किया। जब उन्हें पता चला कि राजेश एक ही समय में 2 भोज आयोजित करने जा रहे हैं, तो उन्होंने प्रभारी व्यक्ति को बुलाया। प्रभारी व्यक्ति सूट और टाई पहने हुए था, बहुत सुंदर लग रहा था और उसका भाषण और व्यवहार बहुत विनम्र था। नमस्ते महोदय, राजेश कपूर ने अपना उद्देश्य बताया और प्रभारी व्यक्ति ने एक क्षण सोचा और कहा, निश्चित रूप से एक जगह है। महोदय, मेरे पीछे आइए। 2 बार सफाई के बाद राजेश का भाषण और व्यवहार सुरुचिपूर्ण और शांत हो गया है और उसका रूप और भी सुंदर हो गया है। सफ़ेद टी शर्ट और काले रंग की पतली पतलून पहने हुए वह वास्तव में एक महान व्यक्ति की तरह ताज़ा और संयमित दिखते हैं। राजेश और प्रभारी व्यक्ति 15वीं मंजिल पर आए। 5 सितारा होटल की विलासिता के बारे में विस्तार से बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह एक बहुत ही सुंदर निजी कमरा है जिसमें 20 टेबल रखी जा सकती हैं। सामने प्लेटफॉर्म पर एक विशाल डिस्प्ले स्क्रीन लगी है जिस पर प्रोजेक्टर लगा है। प्रभारी व्यक्ति ने राजेश को बताया, सर, आप स्नातक भोज और जन्मदिन भोज एक साथ आयोजित कर रहे हैं, है ना? अब जब मैं आपकी स्थिति समझ गया हूं, तो मेरा अनुमान है कि स्नातक भोज के लिए केवल एक ही टेबल होगी, इसलिए मैं आपके लिए यह व्यवस्था करूंगा। प्रभारी व्यक्ति को एक रिमोट कंट्रोल मिला तथा मंच के मध्य से एक विशाल प्रोजेक्शन स्क्रीन नीचे गिरा दी गई। इस तरह हम बच्चों की पहली जन्मदिन पार्टी की थीम को छुपा सकते हैं। आखिरकार प्राथमिकता तो होनी ही चाहिए। स्नातक भोज का विषय समाप्त होने के बाद हम इसे वापस रख देंगे। राजेश कपूर बहुत संतुष्ट हुए और उन्होंने होटल मैनेजर के साथ व्यंजनों पर चर्चा की। कीमत अधिक है, लेकिन व्यंजन सुंदर हैं। उनका होटल स्नातक भोज, जन्मदिन पार्टियों आदि के लिए निःशुल्क कार्ड प्रदान करता है। कर्मचारियों ने योजना कंपनी के साथ पूरा सहयोग किया। राजेश कपूर ने बिल का भुगतान किया और प्रभारी व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, यह मेरी संपर्क जानकारी है। यदि आपके कोई प्रश्न हो तो बेझिझक मुझसे पूछें। राजेश कपूर ने सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए चले गए। प्रभारी व्यक्ति ने राजेश के पीछे जाने का इशारा किया। किसी भी उद्योग में प्रतिस्पर्धा बहुत कड़ी होती है और उन्हें प्रदर्शन आधारित कमीशन भी मिलता है। ये ग्राहक अप्रत्याशित रूप से स्पष्ट था, यहाँ तक कि भुगतान के मामले में भी। बहुत अच्छा, मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा मिलने वाला प्रत्येक ग्राहक ऐसा ही हो। राजेश कपूर ने योजना बनाने वाली कंपनी के बॉस को फ़ोन किया और उन्हें पता तथा प्रभारी व्यक्ति का फ़ोन नंबर दिया। दूसरे पक्ष ने सांस ली और कहा, 5 सितारा। बहुत अच्छा, भविष्य में स्टोर में अधिक नियुबिहोंग मामले होंगे। देखा, हमने 5 स्टार होटल में ग्रेजुएशन और बर्थडे पार्टी की योजना बनाई है। क्या इससे आपकी स्थिति तुरंत नहीं बढ़ जाती? मनीष कपूर शिक्षकों, कक्षा नेताओं और अच्छे सहपाठियों को आमंत्रित करना चाहते हैं। इस बार विज्ञान में सर्वोच्च अंक प्राप्त करने पर स्कूल ने मुझे 200,000 रुपये का पुरस्कार दिया। देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी और मनीष कपूर के साथ इस पैसे पर चर्चा करने के बाद, साथ ही मनीष कपूर को मिले नए साल के पैसे भी। मेरे पास वर्तमान में लगभग $300,000 की बचत है, जो अग्रिम भुगतान के लिए पर्याप्त से अधिक है। तो मैं कुछ समय पहले घर की तलाश में गया था। वहां जिया गुप्ता के साथ वह उन्हें बिना किसी एजेंसी शुल्क के आधे महीने से अधिक समय के लिए यात्रा पर ले गईं। अंततः नए घर का निर्माण पूरा हो गया। यह मेरठ में एक नव विकसित क्षेत्र है जिसमें 3 शयन कक्ष, 1 बैठक कक्ष और 2 स्नानघर हैं तथा 25 वर्ग मीटर का एक अतिरिक्त बालकनी क्षेत्र भी है। जिया गुप्ता के पास अंदरूनी जानकारी होती है और उन्हें सबसे कम कीमत मिलती है। पुराने घर से ही मॉर्गेज लोन लिया गया था। प्रक्रिया थोड़ी जटिल थी, लेकिन आखिरकार इसे अंतिम रूप दे दिया गया। मासिक बंधक भुगतान लगभग 2,800 रुपये है। देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी 1 साल के लिए अस्थायी रूप से पैसा वापस करेंगे। 1 साल बाद मनीष कपूर ने इसे वापस कर दिया। यदि वे तब तक ऋण वापस नहीं कर सकते तो वे निश्चित रूप से चुपचाप बैठकर कुछ नहीं कर सकते। ये सिर्फ मनीष कपूर पर दबाव डालने के लिए है। जैसा कि कहा जाता है, दबाव के बिना प्रेरणा कहाँ से आएगी। कपूर परिवार में हर कोई इस मामले के बारे में जानता था और सभी के विचार अलग अलग थे। जहां तक पहले जन्मदिन की पार्टी की बात है, हम हर संभव व्यक्ति को आमंत्रित करते हैं, इसलिए नहीं कि हम लाल लिफाफे पाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि हम इसे एक भव्य अवसर बनाना चाहते हैं।
जब बच्चे सो रहे थे, मीरा शर्मा और राजेश कपूर ज्वाजो समारोह के लिए सामान खरीदने चले गए। इन्हें खरीदने के बाद सुनीता कपूर और मीरा शर्मा ने इन्हें पैक कर दिया। राजेश बॉस के साथ साइट पर लेआउट देखने गए और बच्चों की दैनिक तस्वीरें चुनी। सुनीता कपूर ने पूर्वजों की पूजा के बारे में बात की। इसका अर्थ है कपूर परिवार की पैतृक समाधि के प्रति सम्मान प्रकट करना। मेरे गृहनगर के विपरीत, जहां पैतृक हॉल और पट्टिकाएं हैं, वे सभी अब गायब हो चुके हैं, केवल पैतृक कब्रें ही अब भी वहां मौजूद हैं। यूं शाम को ही लौटा था और पुराने घर में था। प्रिया और अरुण कुमार के लिए विला में रहने की व्यवस्था की गई। अरुण कुमार एक मेहनती इंसान हैं। बर्तन धोने और साफ सफाई का काम उन्हीं का है। प्रिया और सुनीता कपूर एक दूसरे से पहले से परिचित हैं, इसलिए कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं है। बच्चे के पहले जन्मदिन पर सुबह सुबह बच्चों को खुशनुमा लाल कपड़े पहनाए। राजेश ने अपनी दोनों बेटियों के बालों को चोटियों और लाल बालों की टाई में बांध दिया, जिससे वे इतनी प्यारी लग रही थीं कि उनका मन उन्हें चूमने का कर रहा था। दोपहर को भोजन का ऑर्डर दें। शाम को सभी लोग गाना गाने या ताश खेलने के लिए बाहर जाते थे। एक साथ मिलें और आनंद लें, दोहरी खुशी पाएं, बिल्कुल चीनी नव वर्ष की तरह। मेजबान होने के नाते उन्हें पहले प्रवेश करना होगा। 9 बजे के बाद राजेश कपूर और अन्य लोग होटल पहुंचे। लॉबी चमकदार क्रिस्टल झूमरों से भरी हुई है और संगमरमर का फर्श दर्पण जैसा है। दोनों ओर के फूलदान बहुत सुंदर हैं, लगभग 2 मीटर ऊंचे हैं और बहुत राजसी दिखते हैं। प्रभारी व्यक्ति मुस्कुराया और उन्हें हॉल में ले गया, जो खूबसूरती से सजाया गया था। इस बार बॉस ने इस पर बहुत विचार किया और सिर के ऊपर क्रिस्टल झूमर पर रिबन भी लटका दिए। पिछली बार थीम इंद्रधनुष थी और इस बार राजेश ने पशु जगत को चुना। आसपास का वातावरण गुब्बारों से बने बड़े बड़े जानवरों से भरा हुआ है, जो बहुत जीवंत लगते हैं। मंच पर गुब्बारों से बना एक महल है और दोनों तरफ ऊंचे नारियल के पेड़ हैं। कुल मिलाकर रंग बहुत खूबसूरत हैं और संयोजन बहुत अच्छा लग रहा है। जब मैं होटल में दाखिल हुआ तो बॉस तस्वीरें ले रहा था। यह उनकी कंपनी का पहला मामला है। बॉस मुस्कुराया और बोला, चलो चलो साथ में एक पारिवारिक फोटो लेते हैं। ठीक है। बच्चे इतने आज्ञाकारी कैसे हो सकते हैं। गुब्बारे वाले खिलौने देखकर वे इतने खुश हुए कि उनके होश उड़ गए। जैसे ही उन्हें मंच पर रखा गया, विहू धड़ाम की आवाज के साथ भाग गया। अभी भी उनके पीछे पीछे चला और दोनों एक दूसरे का पीछा करने लगे। तनु और रिया को पीछे छोड़कर एक दूसरे को देखने लगे। अंत में प्रत्येक बच्चा फोटो खिंचवाने के लिए एक खिलौना लेकर आया। ये सब केवल 10 सेकंड तक चला, उसके बाद बच्चे पुनः खेलने लगे। थोड़ी देर बाद एक के बाद एक मेहमान आते गए। सबसे पहले पहुंचने वालों में शुभम कपूर का परिवार था। होटल के बाहर 2 बड़े बड़े पोस्टर लगे थे। जब हम लॉबी में पहुंचे तो उस पर लिखा था कि 15वीं मंजिल पर सालगिरह की पार्टी में शामिल हों। जब हम 15वीं मंजिल पर पहुंचे तो हमें और निर्देश मिले। रास्ते में मैंने 5 सितारा होटलों की भव्यता देखी। लोग खुश होते हैं तो बहुत खुश होते हैं। राजेश कपूर मुस्कुराते हुए पास आए। भैया, भाभी, बुआ और चुवान चुवान। चूंकि सुमित कपूर ने पहले ही स्कूल जाना शुरू कर दिया है, इसलिए विशेष परिस्थितियों के कारण वह अब प्री स्कूल में है। शुभम कपूर बहुत खुश हैं। सुमित कपूर में आए बदलावों के साथ उनमें भी जबरदस्त बदलाव आए हैं। इसके अलावा हमने इस वर्ष कई बड़े अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं, इसलिए व्यापार अच्छा है। अन्यथा मुझे जन्मदिन की पार्टी में शामिल होने के लिए समय कैसे मिलेगा। शुभम कपूर ने राजेश कपूर की ओर देखा और कहा, आप और भी सुंदर हो गए हैं। राजेश कपूर हंसे और बोले, उसे सुंदर बड़ा भाई कैसे कहा जा सकता है, उसके तो बाल ही सफ़ेद नहीं हैं। शुभम कपूर ने हंसते हुए कहा, मैंने अपने बाल रंगे हैं, लेकिन यह निश्चित रूप से बहुत कम है। सुमित कपूर को अंदर एक गुब्बारे वाले खिलौने की झलक दिखी और उन्होंने नीलिमा को अपनी ओर खींचकर उसे देखने का इशारा किया। नीलिमा समझ गई कि उसके बेटे का क्या मतलब है। तुम लोग बातें करो, मैं पहले चुवान चुवान को अंदर ले जाती हूँ। दोनों भाई दरवाजे पर खड़े थे। शुभम कपूर सिगरेट पी रहे थे, हंसी मजाक कर रहे थे। 5 सितारा होटल बुरा नहीं है। मैंने सुना है कि आपने समुद्र के नज़ारे वाला एक विला खरीदा है। क्या आप मुझे किसी दिन वहां रहने की अनुमति दे सकते हैं? शर्त यह है कि आपको आना ही होगा। श्री यू बहुत व्यस्त हैं, इसलिए यह इस बात पर निर्भर करता है कि आप कब खाली हैं। मैं आपकी तरह व्यस्त नहीं हूँ।
मैं बच्चों की देखभाल करती हूँ और अपना सारा पैसा खर्च करती हूँ। अचानक शुभम कपूर ने मुस्कुराते हुए पूछा, आप क्या सोचते हैं? अगर आपका दूसरा बच्चा हुआ तो क्या वह भी 4 बच्चे होंगे? राजेश कपूर ने गहरी सांस ली। दूसरा बच्चा? छोड़ो, ये 4 ही मेरे लिए काफ़ी हैं। शुभम कपूर मुस्कुराए। 1 साल के बच्चे बहुत शरारती होते हैं। बूढ़े कहते हैं कि बच्चे 3 साल तक अच्छे होते हैं, 9 साल तक शरारती और फिर अच्छे हो जाते हैं। क्या आप दूसरा बच्चा पैदा करने वाले हैं? नहीं, यान सुमित कपूर अकेले ही काफ़ी हैं। भाई, आपको क्या लगता है कि मैं दूसरा बच्चा क्यों पैदा करूंगी? आपके पास पैसा है, इसलिए 8 या 10 बच्चों का पालन पोषण करना कोई समस्या नहीं है। जब दोनों एक दूसरे के साथ मजाक कर रहे थे, तभी जतिन कपूर और शालिनी कपूर वहां आ गए। वह जोर से बोला, मैं तुम लोगों को दूर से सुन सकता हूँ। तुम क्या बात कर रहे हो? तुम बहुत खुश लग रहे हो। शालिनी कपूर बच्चे को जन्म देने वाली हैं और उसकी डिलीवरी की तारीख इन कुछ दिनों में है। वह एक बड़े पेट के साथ आई, जो एक तरफ से दूसरी तरफ झूल रहा था। मैंने तुम्हें कई महीनों से नहीं देखा है और तुम्हारा वजन बहुत बढ़ गया है, मानो तुम फूल गए हो। राजेश को याद है कि जब उसने जियाओवन को जन्म दिया था तब वह इतनी मोटी नहीं थी। शुभम कपूर ने अपनी सिगरेट बुझाते हुए कहा, आप जल्द ही पिता बनने वाले हैं। मुझे खुशी है कि आपको दूसरा बच्चा हुआ है। जतिन कपूर ने आंखें घुमाई। तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे तुम्हें दूसरा बच्चा हो ही नहीं सकता। उन्होंने राजेश कपूर की ओर इशारा करते हुए कहा, बॉस लिन, हमें एक ही बार में दूसरा और तीसरा बच्चा हो गया है। शालिनी कपूर थकी हुई लग रही थीं। मैं अंदर जाकर बैठती हूँ, आप लोग बातें कर सकते हैं। जतिन कपूर ने उनका समर्थन करते हुए कहा, कभी बात करते हैं। शुभम कपूर ने आह भरते हुए कहा, जिया जून बहुत बदल गया है। वह जानता है कि अपनी पत्नी और बच्चों से कैसे प्यार करना है और अपने परिवार की देखभाल कैसे करनी है। मैंने सोचा था कि वह तैरने वाला है। जतिन कपूर जब बात कर रहे थे तो प्रवीण कपूर और उनकी पत्नी तथा ईशान कपूर और उनकी पत्नी एक के बाद एक आए। दरवाजे पर अभिवादन का आदान प्रदान करने के बाद वह मुस्कुराते हुए अंदर चले गए। इसके बाद अरमान और सुप्रिया आए। पिछली बार जब राजेश आया था तो अरमान उसके घर आया था और सुप्रिया के साथ अपनी शादी के बारे में बात करने बैठा था। दोनों ने मूलतः स्नातक होने के बाद विवाह करने की योजना बनाई थी, लेकिन अब अरमान स्नातक हो चुके हैं और जतिन कपूर के साथ स्टोर चलाने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। दुकान का कारोबार भी खूब चल रहा था। ज्यादा पैसे होने पर हमने अपनी शादी के लिए एक घर और एक कार खरीद ली। शादी अगले साल है। श्री कपूर, अरमान मुस्कुराते हुए आया, मैंने तुम्हें कुछ महीनों से नहीं देखा है। तुम और भी ज्यादा खूबसूरत लग रहे हो। राजेश कपूर हंसे, आप सब से मिलने के बाद क्या आप सब मुझे ऐसे ही चिढ़ाते हैं? मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं सचमुच सुंदर हूँ। अरमान बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रहा था। राजेश कपूर ने विनम्रता से कहा, मैं कितना भी सुंदर क्यों न हो, क्या मैं आपसे अधिक सुंदर हो सकता हूँ? अपनी तरफ देखो, क्या तुम मजाक नहीं कर रहे हो? सुप्रिया मुस्कुराई और बोली, आप लोग बातें करें, मैं पहले अंदर जाऊंगी। अरमान धूम्रपान कर रहा है। राजेश कपूर ने सिर हिलाते हुए कहा, मैं धूम्रपान नहीं करता। शुभम कपूर ने सिगरेट ली और मुस्कुराते हुए कहा, धन्यवाद। बॉस लिन आपको बिग ब्रदर कहते हैं। वह और मैं एक ही उम्र के हैं और हम सहपाठी और दोस्त हैं। अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो मैं आपको बड़ा भाई कहूँगा। देखो तुम क्या कह रहे हो, ये बहुत अजीब है। इसी समय मानसी और उसके पिता राकेश चैन आ गए। राकेश चैन ने जल्दी से सिगरेट निकाली और पूछा, ये दोनों कौन हैं? राजेश कपूर ने उनका परिचय कराया, यह मेरी सबसे बड़ी बुआ का बेटा शुभम कपूर है। यह मेरा सहपाठी और बिजनेस पार्टनर अरमान है। राकेश चैन मुस्कुराए और बोले, नमस्ते, मैं राकेश चैन हूँ और मैं मनीष कपूर का पिता हूँ। हम सभी लोग समाज में आए हैं और इसके द्वारा प्रभावित हुए हैं। राकेश चैन के व्यवहार से पता चलता है कि वह एक अमीर या कुलीन व्यक्ति होगा। जब से उनके बेटे को बीजिंग विश्वविद्यालय से संबद्ध विश्वविद्यालय में दाखिला मिला है, तब से उनके चेहरे की मुस्कान कभी गायब नहीं हुई है। मैं बहुत खुश और गर्वित हूँ। मैं अपने बेटे को नई नज़र से देख रहा हूँ। राकेश चैन इस होटल में गए हैं और वहाँ खाना खाया है, तो आपको यहाँ उपभोग का स्तर पता है। उन्होंने राजेश कपूर और अन्य लोगों से कुछ देर बातचीत की और फिर अंदर चले गए।
शुभम कपूर ने कहा, इस लड़के में कुछ कौशल है। अरमान ने ताली बजाते हुए कहा, मैं सोच रहा था कि वह मुझे परिचित क्यों लग रहा है। उन्होंने एक बहुत बड़ी कंपनी शुरू की और शहर के समाचारों में भी उनका नाम छपा। राजेश कपूर को ये बात पता नहीं थी। शुभम कपूर ने कहा, ओह, मानव के माता पिता आए। मानव ने पूरे आत्मविश्वास के साथ अपने माता पिता को ये बात बताई, लेकिन उसके माता पिता थोड़े संकोची थे। ऐसा लगता है कि पुरुषों के लिए एक दूसरे से मिलते समय धूम्रपान करना एक आदत बन गई है। राजेश कपूर ने हाथ हिलाते हुए कहा, माफ़ करना अंकल, मैं धूम्रपान नहीं करता। मानव अपनी माँ की तरह दिखता है और यह जोड़ा काफ़ी ईमानदार दिखता है। मानव के पिता ने जल्दी से शुभम कपूर और अरमान को सिगरेट दे दी। उन दोनों ने उसे फिर से दे दिया। राजेश कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, जल्दी अंदर आ जाओ, मानसी अभी आई है। इसी समय सुनीता कपूर आई और बोली, जियाउल जी की शिक्षिका तनुद और अन्य सहपाठी जल्द ही यहाँ आएंगे। आप उनमें से कुछ को नहीं पहचान पाएंगी। राजेश कपूर अंदर आए तो मैं अंदर जाकर बच्चे को देखूंगा। जैसे ही वे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे, अरमान और शुभम कपूर चौंक गए। शुभम कपूर ने चारों ओर देखा और कहा, कितनी सुंदर व्यवस्था है। अरमान ने सिर हिलाया और कहा, इसे देखकर मुझे बच्चा पैदा करने की इच्छा हो रही है। 4 बच्चे और चुवान चुवान मंच पर खेल रहे हैं। मीरा शर्मा और नीलिमा ने देखा। कोई भी इन शिशुओं को देखेगा तो उसे विश्वास नहीं होगा कि वे केवल 1 वर्ष के हैं। वह 1.5 साल का लगता है, बहुत तेज चलता है और बहुत धारा प्रवाह बोलता है। हर एक गुड़िया की तरह प्यारा है। इसी दौरान विजय शर्मा और लता शर्मा वहां आ गए। माता पिता। लता शर्मा अपने पति को दोषी ठहराने से खुद को नहीं रोक सकी। तुम्हारे पापा बहुत बेवकूफ़ हैं। उन्होंने गलत फ्लाइट बुक कर ली। हो सकता है कि वे कल रात ही पहुंच गए होते। विजय शर्मा के साथ अन्याय हुआ। मैं एक पल के लिए उलझन में था। उन्होंने अपने छोटे पोते को देखा और बुदबुदाए, मैं अब तुमसे बात नहीं करूंगा, मैं जा रहा हूं। जब लता शर्मा ने अपने छोटे पोते को सीढ़ियों पर देखा तो वह जल्दी से वहां पहुंची। मीरा, माँ, आप इतनी देर से क्यों आईं? जब भी मैं लता शर्मा का जिक्र करता हूं तो मुझे गुस्सा आता है, लेकिन आज मेरे पोते की पहली जन्मदिन पार्टी है, इसलिए मैं गुस्सा नहीं कर सकता। इस बारे में बाद में बात करेंगे। मुझे अपने छोटे पोते को गले लगाने दो। लता शर्मा ने तनु को देखा और जल्दी से उसके पास आए। तनु, तुम्हें दादी याद हैं? मैं तुम्हारी दादी हूँ। तनु ने अपना सिर उठाया और उसे लता शर्मा की याद आ गई। वह मीठी मुस्कान के साथ बोली, दादी। ध्वनि मधुर एवं बहुत सुखद है। वह मुस्कान लोगों को ऐसा महसूस कराती है मानो वे उनके हाथों में पिघल रहे हैं और वे वास्तव में उसकी अच्छी देखभाल करना चाहते हैं। आओ दादी, तुम्हें गले लगा लें। ठीक है। तनु ने देखा कि मीरा शर्मा उनके ठीक बगल में थी और उन्होंने लता शर्मा को गले लगाने की पहल की। लता शर्मा उनसे इतना प्यार करती थी कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वह अपने प्यार का इजहार कैसे करें। मीरा, ये दूसरा बच्चा बिल्कुल तुम्हारे जैसा दिखता है और इसका व्यक्तित्व भी तुम्हारे जैसा ही है। जब तुम छोटे थे तो तुम बहुत अच्छे बच्चे थे और हर कोई तुमसे प्यार करता था। ओह, हमारी बच्ची दिन प्रतिदिन सुंदर होती जा रही है। ये छोटी सी चोटी किसने बनाई है? ये बहुत सुंदर है। तनु ने चोटी पकड़ ली और गर्व से बोली, बाबा ने किया। सचमुच, तनु के पापा कमाल के हैं। उन्होंने हमारी तनु को बहुत खूबसूरती से कपड़े पहनाए हैं। तनु ने भारी स्वर में सिर हिलाया। दादा, यह आपके चिल्लाने की वजह से हुआ है। तनु ने पलटकर देखा कि उसके बड़े भाई बहन खेल रहे हैं, इसलिए उसने कहा कि वह नीचे जाना चाहता है। लता शर्मा ने उसे नीचे उतारा और सबसे शांत रिया को पकड़ लिया। जबकि अन्य बच्चे उनका पीछा कर रहे थे और खेल रहे थे, शांत 3 खजाने विशेष रूप से अच्छे व्यवहार वाले लग रहे थे। रिया गुब्बारों से खेल रही थी और अपना मनोरंजन कर रही थी। रिया, इधर आओ, दादी तुम्हें गले लगा लें। ठीक है। रिया का व्यक्तित्व आलसी है, लेकिन उसका चेहरा बहुत सुंदर है। बड़ा होकर वह जरूर एक खूबसूरत लड़की बनेगा। रिया ने अपना सिर झुकाया और कहा, गले लगाओ। लता शर्मा ने खुशी खुशी उसे गोद में उठाया और बोली, आओ दादी को दिखाओ, हमारा तीसरा बच्चा फिर से सुंदर हो गया है। आगे चलकर वह माँ से भी ज्यादा सुंदर होगी। रिया के चेहरे की नैन नक्श बहुत ही नाजुक और व्यक्तित्व शांत है, जिसके कारण वह बहुत पसंद की जाती है। जैसे समय बीतता जाता है, लगभग सभी मेहमान आ चुके हैं।
दूसरी चाची दूसरे चाचा के कान के पास झुकी और फुसफुसाकर पूछा, क्या वे अभी आ रहे हैं? वे स्वाभाविक रूप से प्रणव कपूर और श्रेया कपूर के बारे में बात कर रहे थे। ईशान कपूर ने उदासीन भाव से ठंडी सांस ली। चाहे तो आ जाओ, चाहे न आ जाओ, चाहे वे कुछ भी करें। जब वे बात कर रहे थे, प्रणव कपूर और श्वेता मुस्कुराते हुए सामने आए। नीलिमा और मीरा शर्मा जल्दी से नमस्ते कहने के लिए आईं। भाई रूई, बहन यान, यहाँ आओ। श्वेता मुस्कुराई और बोली, आज आपके बच्चे की पहली जन्मदिन की पार्टी है, मैं कैसे नहीं आ सकती। मीरा शर्मा मुस्कुराई और बोली, जरूर आप आएंगे, हम कब से आपका इंतजार कर रहे हैं। यहाँ ट्रैफिक जाम है, मुझे बच्चों को देखने दो। वाह, ये तो बिल्कुल भी 1 साल की बच्ची नहीं लगती। लोग तो यही सोचेंगे कि यह सिर्फ 1.5 साल की होगी। श्वेता ईर्ष्या से खुद को रोक नहीं पाई। तनु बहुत सुंदर है, मैं सचमुच उसकी जैसी बेटी चाहती हूँ। नीलिमा ने भी कहा, मैं भी चाहती हूँ। सुमित कपूर की वर्तमान स्थिति को देखते हुए आप निश्चित रूप से दूसरा बच्चा पैदा कर सकते हैं। कोई दबाव नहीं है। नहीं, दूसरे बच्चे का पालन पोषण बहुत अधिक मेहनत और समय लेने वाला काम है, और मेरी आर्थिक स्थिति इसकी अनुमति देती है। श्वेता की आंखें चौड़ी हो गईं। तुम्हारी आर्थिक स्थिति इसकी इजाज़त नहीं देती। मैंने सुना है कि इस साल तुम्हें कई बड़े ऑर्डर मिले हैं। नीलिमा मुस्कुराए, हाँ, मैंने कुछ लिया, लेकिन जैसा कि आप देख सकते हैं, हमने नकद कमाई नहीं की। कई बॉस अपने अंतिम भुगतानों के लिए बकाया हैं। डोंग चेंग के बॉस को ही लीजिए, वह हमारे पुराने ग्राहक हैं और उन्होंने लाखों करोड़ों के कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हैं, लेकिन उन पर हमारे 2-3 मिलियन बकाया हैं। आपको क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? एक और बॉस है जिस पर हमारा 150,000 डॉलर बकाया है। हमने सम्मन भी जारी किया है, लेकिन वह बेकार है। ये बात कहते हुए नीलिमा बहुत चिंतित हो गई। लगता है उन्होंने काफ़ी ऑर्डर साइन कर लिए हैं, लाखों के ऑर्डर। अब बात ये नहीं कि वो कितना कमा सकते हैं, बल्कि ये कि उनके हाथ में कितना आ सकता है। श्वेता और मीरा शर्मा ने आह भरी। नीलिमा मुस्कुराए और बोली, चलो इस बारे में बात नहीं करते। आप और भाई रूई दूसरा बच्चा कब पैदा करने वाले हैं? श्वेता के चेहरे की मुस्कान थोड़ी ठंडी पड़ गई। नहीं, मैं इसे लेने की योजना नहीं बना रहा हूँ। एक ही ठीक है। पहले मेरे पास विचार हुआ करते थे, लेकिन अब मेरे पास कोई विचार नहीं है। भाई रूई, शुभम कपूर और कुछ अन्य लोगों के साथ बैठकर बातें कर रहे थे और हंस रहे थे। उसे इस तरह देखकर श्वेता को इतना गुस्सा आया कि वह उसे बाहर नहीं निकाल सकी। लगभग सभी लोग आ चुके हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग दूर से आए हैं जो अभी तक नहीं पहुंचे हैं। मैंने समय देखा और खाना लगभग परोसा जा चुका था। राजेश कपूर प्रभारी व्यक्ति को खोजने गए और भोजन परोसा जा सका। राजेश कपूर की मेज पर देवेंद्र कपूर और उनकी पत्नी तथा विजय शर्मा और उनकी पत्नी बैठे थे। राजेश, मीरा शर्मा, प्रिया और अरुण कुमार। जियाओजी शिक्षक की मेज पर बैठ गया। बच्चे आते ही खेलने लगे और अब वे थक गए हैं और चुपचाप खाना खा रहे हैं। मधुर संगीत शुरू हुआ और बच्चे ऊर्जावान हो गए। मैंने उत्सुकता से स्क्रीन को धीरे धीरे नीचे गिरते देखा और मुझे ये बहुत अजीब लगा। मेजबान ने मंच पर खड़े होकर मुस्कुराते हुए कहा, मनीष कपूर के स्नातक भोज में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। आज मनीष कपूर की हाई स्कूल की पढ़ाई का शानदार अंत हुआ। उसने बेहतरीन नतीजे हासिल किए और मेरठ में विज्ञान का अव्वल छात्र बन गया। उन्होंने उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किए और उन्हें शानदार पुरस्कार भी मिला, प्रतिष्ठित मुंबई विश्वविद्यालय से स्वीकृति पत्र। आइए हम लिंजी को हार्दिक तालियों से बधाई दें। सभी ने तालियां बजाईं। मेजबान के निमंत्रण पर मनीष कपूर भाषण देने के लिए मंच पर गए। यह उनका तीसरा स्नातक भोज था, इसलिए उन्हें भाषण देने का कुछ अनुभव था। सबसे पहले मैं अपने परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे आत्मविश्वास और प्रोत्साहन दिया। जब उन्हें पता चला कि मुझे मुंबई विश्वविद्यालय में दाखिला मिलने वाला है, तो उन्हें मेरी क्षमता पर संदेह नहीं हुआ, बल्कि उन्हें विश्वास था कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं अपने भाई के प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि वह हमेशा मेरे साथ रहा और मेरा समर्थन किया। मैं यहाँ मौजूद अपने भाई को भी धन्यवाद कहना चाहूँगा, भाई। राजेश कपूर को उम्मीद नहीं थी कि मनीष कपूर ऐसा कहेंगे और वह मुस्कुरा दिए। इतना अच्छा परिणाम पाने के लिए आपने और आपके शिक्षक ने मिलकर काम किया। मैंने बस वही किया जो मुझे करना चाहिए था। मनीष कपूर मुस्कुराए और बोले,
दूसरा, मैं अपने शिक्षकों को उनके अथक प्रयासों के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने मुझे उत्कृष्ट ग्रेड प्राप्त करने में मदद की। मेरे शिक्षकों को धन्यवाद, आपके बिना मैं आज यहाँ नहीं होता। उनके कई अध्यापकों ने हाथ हिलाकर उनका अभिवादन किया। मनीष कपूर, यह आप ही हैं जो कड़ी मेहनत कर रहे हैं। शिक्षकों के रूप में हम आप जैसे उत्कृष्ट छात्र को पाकर अविश्वसनीय रूप से गौरवान्वित और सम्मानित महसूस करते हैं। शिक्षकों के रूप में हमें यही करना चाहिए और यह हमारे संयुक्त प्रयासों का परिणाम है। मनीष कपूर ने भी मानसी और अन्य लोगों को धन्यवाद दिया। यदि वे लोग न होते जिन्होंने लंबी रातों तक मेरे साथ कड़ी मेहनत की, तो शायद मैं पिछले महीने भी डटा नहीं रह पाता। तो उन्हें धन्यवाद दें। भविष्य में हम चाहे कहीं भी हों, मुझे आशा है कि हमारा भाईचारा अपरिवर्तित रहेगा। लता शर्मा ने सुनीता कपूर के कान में फुसफुसाते हुए कहा, जियाओ जी की हालत दिन ब दिन बेहतर होती जा रही है। आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको 2 बेहतरीन बेटे मिले हैं। सुनीता कपूर के चेहरे पर गर्व साफ झलक रहा था, लेकिन उनके शब्द विनम्र थे। नहीं, मैं बस बड़ी हो गई हूँ और ज्यादा समझदार हो गई हूँ। मैंने कुछ नहीं किया, सब उसी की वजह से था। बच्चे मंच पर चमकते हैं और माता पिता भी गर्व महसूस करते हैं। जब उन्हें पहली बार पता चला कि मनीष कपूर मुंबई विश्वविद्यालय में आवेदन करने जा रहे हैं, तो मुझे आश्चर्य है कि कितने रिश्तेदार और दोस्त उन्हें मूर्ख बनते देखने के लिए इंतजार कर रहे थे। मेजबान ने मनीष कपूर को वापस जाने का इशारा किया। जैसा कि कहावत है, आप जो बोते हैं वही काटते हैं। उस समय की कड़ी मेहनत के बिना हम आज जो कुछ भी हासिल कर पाए हैं, वह कैसे हासिल कर पाते। न केवल छोटा भाई उत्कृष्ट है, बल्कि बड़ा भाई भी उत्कृष्ट है। उनकी सावधानीपूर्वक देखभाल में चारों नन्हे देवदूत स्वस्थ होकर बड़े हो रहे हैं। आज उनका पहला जन्मदिन है। हम उन्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं देते हैं। आप भविष्य में देश के एक उत्कृष्ट स्तंभ बनेंगे। जैसे ही मेजबान ने बोलना शुरू किया, स्क्रीन धीरे धीरे पीछे हट गई। पीछे की ओर बच्चों के लिए एक जंगल का किला बनाया गया है तथा हैप्पी बर्थडे का बच्चों का संस्करण भी है। घटनास्थल पर अचानक माहौल खुशनुमा हो गया। कंपनी के योजनाकार ने 1 वर्ष पुराने समारोह के लिए सभी सामान मेज पर रख दिए। मेजबान ने सबको याद दिलाया, अब बच्चे 1 सप्ताह के बच्चे को पकड़ने लगे हैं। मुझे उम्मीद है कि दर्शकों में मौजूद सभी मेहमान बच्चों के फैसले में हस्तक्षेप करने से बचेंगे और चुपचाप इंतजार करेंगे। जैसे ही मेजबान ने बोलना समाप्त किया, सभी लोग चुप हो गए। 1 वर्ष पूरे होने के जश्न के लिए सभी सामान लता शर्मा के कहे अनुसार ही व्यवस्थित किए गए थे। मेजबान ने सभी से शांत रहने और बच्चों को परेशान न करने को कहा तथा बच्चों को अपने उत्सव के लिए सामान चुनने देने को कहा। सभी ने अपनी सांस रोक ली और मंच पर 4 शिशुओं को देखने लगे। शुरुआत में अभी थोड़ा उलझन में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। वह मंच पर खड़ा था और उसने महसूस किया कि हर कोई उसे देख रहा है और वह थोड़ा घबरा गया। राजेश कपूर पास आए और बोले, अभी जाओ और अपनी पसंद की कोई चीज़ चुनो। अपने पिता के साथ होने से अभी और भी साहसी बन गया। अपने सामने रखी विभिन्न चीजों को देखते हुए मैंने उत्सुकता से बाईं और दाईं ओर देखा। जो समारोह करते समय शिशु द्वारा उठाई गई पहली वस्तु को आधार के रूप में उपयोग किया जाता है। हालांकि कुछ के मानक अलग हैं। यह उस वस्तु पर आधारित है जिसके साथ बच्चे सबसे अधिक समय तक खेलते हैं। अभी ने चारों ओर देखा और कांच की सील चुनने से पहले काफी देर तक हिचकिचाया। यह मुहर सामान्य मुहरों से भिन्न नहीं है। इस पर गोल पारदर्शी गेंदें हैं जो प्रकाश के अपवर्तन के कारण चमकती हैं। शायद यही कारण था कि अभी ने इसे चुना और सावधानी से खेलने के लिए इसे उठाया। कभी भी कुछ और नहीं चुना। इसका मतलब यह है कि यह वह मुहर है जिसे अभी ने चुना है। मंच पर आने वाली अगली कलाकार तनु है। तनु ने काफी देर तक उसे देखा और मोटे तौर पर अनुमान लगा लिया कि वह क्या करने जा रहा है। जब वे समारोह में पहुंचे तो उन्होंने उत्सुकता से इसे देखा और उसे छुआ। ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पसंद है, लेकिन साथ ही मुझे कुछ भी पसंद नहीं है और मैं हिचकिचा रहा हूं। अबेकस उठा लिया। जब राजेश कपूर और उनकी पत्नी ये चीजें तैयार कर रहे थे, मैंने जानबूझकर कोई अच्छी दिखने वाली या आकर्षक चीज नहीं चुनी। यह एबेकस बाजार में बहुत आम प्रकार का है और इसे कहीं भी खरीदा जा सकता है। जब मैंने सोचा कि तनु ने अबेकस चुन लिया है, तो उसने उसे फिर से नीचे रख दिया। उसने अपने पास रखे नोट उठा लिए, मानो वह जानता हो कि वह उनसे चीजें खरीद सकता है।
तभी मैंने देखा कि तनु लाल नोट चबाते हुए राजेश कपूर की ओर दौड़ रही है। ये सब की उम्मीदों से परे था, यहाँ तक कि राजेश भी आश्चर्यचकित था। पिताजी को खिलौने खरीदो, तनु ने एक छोटी सी वयस्क की तरह ये कहा और फिर चली गई। क्योंकि राजेश हमेशा उनके लिए अलग अलग तरीकों से स्वादिष्ट भोजन बनाता है, साथ ही स्नैक्स वगैरह भी बनाता है, इसलिए उन्हें यह नहीं पता कि वे बाहर से कैंडी और अन्य चीजें खरीद सकते हैं। मेरी समझ से कागजी मुद्रा का उपयोग खिलौने खरीदने के लिए किया जाता है। राजेश कपूर मजाकिया थे और मीरा शर्मा ने भी खूब हंसी मजाक किया। तनु की इस हरकत पर न केवल वे बल्कि अन्य लोग भी हंसे और खुश हुए। तनु के वापस आने के बाद उसने एक और बड़ा प्याज निकाला। दर्शक थोड़ा हैरान थे, उन्होंने ज्वाजो समारोह के लिए इतना बड़ा प्याज क्यों तैयार किया। अबेकस को छोड़कर, जिसके साथ तनु काफी देर तक खेलती रही, उसने बाकी सभी को थोड़ी देर खेलने के बाद नीचे रख दिया। अगला है 3 खजाने। रिया नींद में है और आलसी है। उन्होंने मंच पर बहुत ही सुंदर ढंग से जम्हाई ली। राजेश कपूर ने फुसफुसाते हुए कहा, रिया अपनी पसंद की कोई चीज चुन लो, ठीक है। इस बार मीरा शर्मा ने एक साधारण सा म्यूजिक बॉक्स तैयार किया। ये तभी हिलेगा जब इसे घुमाया जाएगा। अगर यह कोई आवाज नहीं करेगा तो तीनों खजानों के लिए इसका अस्तित्व पहचानना मुश्किल हो जाएगा। रिया बहुत धीमी गति से चलने वाली व्यक्ति है और हर कोई उसे पकड़ने का इंतजार कर रहा है। रिया ने चारों ओर देखा और सोच रही थी कि क्या चुने। उसने कहा, घबराओ मत, धीरे चलो, धीरे चलो। हाँ, मैंने 3 मिनट तक इंतजार किया। इन 3 मिनटों के दौरान रिया ने कोई हरकत नहीं की और ऐसा लग रहा था कि उसे इन चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं है। मेजबान आया और मुस्कुराते हुए पूछा, बेबी, क्या तुम्हें इनमें से कोई चीज पसंद नहीं है? रिया ने उसकी ओर देखा तक नहीं, लेकिन अंततः वह हिल गई। उसने अपने से सबसे दूर रखा संगीत बक्सा उठा लिया। जो लोग 3 खजानों के स्वभाव को समझते हैं, वे इसके जादू पर आश्चर्यचकित हुए बिना नहीं रह सकते। रिया को संगीत बहुत पसंद है, जो कि उसकी जन्मजात प्रतिभा है। जब भी वह संगीत सुनती है, वह एक अलग व्यक्ति बन जाती है, उसकी आंखों में रोशनी चमकने लगती है। रिया अपने संगीत बॉक्स के साथ खेल रहा था जब उसने घड़ी की कल देखी। कुछ खोजबीन के बाद संगीत बॉक्स बजना शुरू हो गया। जैसे ही म्यूजिक बॉक्स बजा, उस पर रखी 2 छोटी आकृतियां नाचने लगीं और रिया हंसने लगी। ऐसा लगता है कि उसने अपना आदर्श बच्चा चुन लिया है। अगले नंबर पर है भावुक विहू। जैसे ही 4 खजाने ऊपर आए, तब हमने महल के साथ खेलना शुरू किया और इतना मजा आया कि हम उसे वापस खींच भी नहीं सके। ऐसा लग रहा था जैसे वह दृश्य में सबसे खुश हुई थी। मेजबान ने कहा, ये बच्चा वापस आ गया है, खेलना बंद करो, हम कोई खेल खेलें तो कैसा रहेगा। विहू पहले ही समझ चुका था कि खेल का मतलब क्या है और उसने मेजबान की ओर देखा। मेजबान ने ज्वाजो समारोह के लिए रखी वस्तुओं की ओर इशारा करते हुए कहा, बेबी, तुम घर ले जाने के लिए इनमें से एक चुन लो, ठीक है। इनकी तुलना में विहू को रंगीन गुब्बारों वाला महल अधिक पसंद है। उसने महल की ओर इशारा करते हुए कहा, ये बेबी इसे चाहता है। दर्शकों में हंसी का जोरदार विस्फोट हुआ। मेजबान ने अपना सिर हिलाया, ठीक है, लेकिन आप इसे नहीं ले जा सकते। यदि आप यहाँ से कुछ चुनते हैं तो आप इसे घर ले जा सकते हैं। विहू ने अपनी आंखें झपकाईं और होंठ फुला लिए, उसका चेहरा अप्रसन्नता से भरा हुआ था। मेजबान ने उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, आओ बच्चे, एक चुन लो। विहू अनिच्छुक था, उसने दाएं बाएं देखा और अंततः मुड़कर चला गया। निश्चित रूप से वह अभी भी नियमों के अनुसार नहीं खेलता है। ये चीजें विहू के लिए बहुत साधारण हो सकती हैं और खिलौना क्षेत्र के खिलौनों की तरह आकर्षक नहीं हैं। अंत में राजेश कपूर को व्यक्तिगत रूप से हस्तक्षेप करना पड़ा। 4 खजाने, चलो एक चुन लो। अंततः विहू ने अनिच्छा से एक पेन लिया और मीरा शर्मा को दे दिया। माँ, यह मुझे दे दो। मीरा शर्मा राहत भरी मुस्कान के साथ बोली, शुक्रिया विहू। विहू मुस्कुराया। ज्वाजो समारोह का मुख्य उद्देश्य अनुष्ठान की भावना रखना है और यह न तो कुछ निर्धारित कर सकता है और न ही किसी चीज का प्रतिनिधित्व करता है। चारों बच्चों ने अलग अलग अंदाज में प्रस्तुति दी। मंच पर खड़े होकर वे इतने प्यारे लग रहे थे कि उन्होंने अनगिनत लोगों का दिल जीत लिया। कौन कहता है कि बच्चे सिर्फ शरारती होते हैं? क्या आटे की छोटी छोटी गेंदों जैसे कुछ मुलायम और प्यारे बच्चे नहीं होते? आज सुबह की कड़ी मेहनत के बाद बच्चे पहले से ही थके हुए हैं।
1 साल के समारोह के कुछ समय बाद ही वे सभी घुमक्कड़ में सो गए। मीरा शर्मा ने सोचा, शायद वे बहुत अधिक नींद में थे, इसलिए ये आवाज़ें उन्हें परेशान नहीं कर सकीं। उन्हें क्या पता था कि वे सभी वास्तव में राजेश थे। उन्होंने बच्चों पर सुरक्षात्मक अवरोध कौशल का प्रयोग किया, जिससे बाहर का शोर अवरुद्ध हो गया। प्रक्रिया पूरी होने के बाद सभी ने खाना शुरू कर दिया। एक 5 सितारा शेफ का खाना पकाने का कौशल स्वाभाविक रूप से दोषारोपण से परे होता है। इस भोजन में लगभग 2 घंटे लगे। चूंकि बच्चे आसपास होते हैं, इसलिए धूम्रपान करना सुविधाजनक नहीं होता। हर किसी को गाड़ी चलानी पड़ती है और पीना सुविधाजनक नहीं है, तो क्या खाना संभव नहीं है? मेरी दूसरी चाची ने कहा, इस 5 सितारा होटल में व्यंजन बहुत कम हैं। मांस के बस कुछ ही टुकड़े हैं। तुम एक चॉपस्टिक लो और मैं एक चॉपस्टिक ले लूं और सब खत्म। और ये सुअर के पैर, केवल 4 या 5 टुकड़े ही बचे हैं। तीसरी चाची मुस्कुराई और बोली, मुझे लगता है कि सभी 5 सितारा भोजन ऐसे ही होते हैं। वे आपको पेट भरने के लिए नहीं, बल्कि आपको स्वाद देने के लिए होते हैं। दूसरी चाची ने आह भरते हुए कहा, यह स्वादिष्ट है, लेकिन मैं इसके लिए पैसे नहीं लेना चाहती। मेरी तीसरी चाची के विचार उनसे कुछ अलग थे, इसलिए वे इस मामले में नहीं उलझीं। दूसरी चाची बिल्कुल भी दिमाग से रहित हैं, इसलिए उन्होंने शालिनी कपूर से पूछा, जो उनके बगल में खड़ी थीं, तुम बच्चे को जन्म देने वाली हो, क्या प्रसूति गृह में सरला यादव तुम्हारी देखभाल करेंगी या तुम्हारी माँ? शालिनी कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, हम इस बात पर सहमत हुए थे कि मेरी माँ मेरी देखभाल करेंगी और मेरी सास शियावन की देखभाल करेंगी। दूसरी चाची ने सिर हिलाया, ये तो अच्छी बात है। तुम्हारी माँ को जियावन प्रसव के दौरान तुम्हारा और बच्चे का ध्यान रखना है। उनके पास इतना समय कैसे होगा? बच्चा अभी अभी पैदा हुआ है और उसे लगातार देखभाल की ज़रूरत है। वह किसी के बिना घर से बाहर नहीं जा सकता। फिर उसने उनसे कहा, जब समय आएगा तो जियावन की अच्छी देखभाल करना और प्रसवोत्तर भोजन तैयार करना। मेरी दूसरी चाची की बातें अक्सर कानों को अप्रिय लगती थीं और वह हमेशा सीधी बात कहती थीं, जिससे अक्सर लोग नाराज हो जाते थे। लेकिन अगर आप उसके साथ समय बिताएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वह किस तरह की इंसान है। दरअसल मेरी दूसरी चाची दयालु हैं और उनकी कोई बुरी नीयत नहीं है। अपनी अशिक्षा और सीधे सादे तथा विचारहीन व्यक्तित्व के कारण कभी कभी अन्य लोग उसे नापसंद करते हैं। उदाहरण के लिए, मेरी तीसरी चाची और दूसरी चाची के बीच संबंध वास्तव में काफ़ी अच्छे हैं। पिछले कुछ वर्षों में ऐसे कई मौके आए जब दूसरी चाची की समस्या ने उनकी कई समस्याओं को सुलझाने में मदद की। उदाहरण के लिए, जब प्रसव के बाद प्रसव की बात आती है तो वह इस बारे में बात करने की स्थिति में नहीं होती है, इसलिए उसकी दूसरी चाची बात करती है। मैं अपनी बहू के बारे में ज़्यादा नहीं सोचूंगा। अतीत में क्योंकि जतिन कपूर को बजाना पसंद था, इसलिए वह अक्सर सुर से भटक जाते थे। पति पत्नी के बीच संबंध कभी अच्छे तो कभी बुरे होते हैं और माता पिता भी बीच में फंसकर कष्ट उठाते हैं। अब जबकि उनका बेटा समझदार हो गया है और पैसा कमा सकता है, शालिनी कपूर अपने बच्चे की देखभाल पर ध्यान केंद्रित कर सकती हैं। आज तुम्हारे पति क्या कर रहे हैं, इसकी चिंता मत करो। शाम को इस समय वे वापस क्यों नहीं आए? जब पति पत्नी के बीच संबंध सामंजस्यपूर्ण होंगे तो सास बहू के बीच संबंध स्वाभाविक रूप से बेहतर हो जाएंगे। जब वे बात कर रहे थे, शुभम कपूर, प्रणव कपूर और श्वेता एक साथ बैठे थे। दूसरी चाची ने बड़ी चाची को बुलाया और शुभम कपूर से प्रणव कपूर और बाहर वाली महिला के बारे में पूछने को कहा। अन्यथा शुभम कपूर जैसे व्यक्ति जिनके पास बहुत सारा काम है, वे अन्य लोगों के मामलों में हस्तक्षेप क्यों करेंगे? शुभम कपूर ने प्रणव कपूर को एक तरफ खींच लिया और धीमी आवाज में पूछा, क्या तुम अभी भी उस औरत के साथ बाहर हो? प्रणव कपूर ने श्वेता की ओर देखा जो नीलिमा से बात कर रही थी। शुभम कपूर ने कहा, उसकी तरफ मत देखो, उसने मुझसे ये पूछने के लिए नहीं कहा। प्रणव कपूर ने इसके बारे में सोचा और मोटे तौर पर समझ गए कि क्या हो रहा था। प्रणव कपूर ने फुसफुसाते हुए कहा, पिछली बार उस महिला से मेरा संपर्क टूट गया था। उसके बाद उसने मुझसे कई बार संपर्क किया, लेकिन मैंने कोई जवाब नहीं दिया। शुभम कपूर ने पूछा, सच में? बेशक ये सच है। शुभम कपूर ने और कोई सवाल नहीं पूछा, लेकिन उनका आधा दिल अविश्वास करने को तैयार था। लेकिन वह मामले की तह तक जाने के लिए इतनी दूर तक नहीं जा सकता था। अगर दूसरा पक्ष इसे स्वीकार न करे तो वह क्या कर सकता था?
अब जब तुमने उस औरत से संपर्क तोड़ लिया है तो तुम दोनों को अच्छा जीवन जीना चाहिए और श्वेता के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जब वह पहली बार आपके पास आई थी तो उसके पास कुछ भी नहीं था। हमने 30,000 रुपये के सगाई उपहार के साथ शादी कर ली, एक अंगूठी खरीद ली और कुछ लोगों को खाने पर आमंत्रित किया। बस इतना ही था। अब जब आपने पैसा कमा लिया है तो आप किसी को यूं ही बाहर नहीं निकाल सकते। कोई आदमी इतना बेरहम काम कैसे कर सकता है? मैं यह नहीं कह रहा, लेकिन श्वेता जैसे किसी व्यक्ति के लिए तलाक लेना और दूसरा साथी ढूंढना कोई बड़ी बात नहीं है। प्रणव कपूर ने आह भरते हुए कहा, मुझे पता है। मैं भविष्य में उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा और इस परिवार को एक बेहतर जगह बनाऊंगा। शुभम कपूर ने सिर हिलाया। वाह, अगर श्वेता इस बार तुम्हें माफ कर दे तो तुम्हें उसकी दयालुता याद रखनी चाहिए। मेज इतनी ही बड़ी है और मैं स्पष्ट रूप से सुन सकता हूं कि वहां क्या कहा जा रहा है। श्वेता का चेहरा ठंडा पड़ गया और वह खुद को उपहास करने से नहीं रोक सकी। बहन यान, सुनो, भाई रूई जानता है कि वह गलत है। श्वेता ने कुछ नहीं कहा। नीलिमा, इस मामले में मत पड़ो। तुम भी एक औरत हो। अगर शुभम कपूर ने ऐसा किया होता तो तुम क्या सोचती? नीलिमा एक क्षण के लिए चुप हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, बहन यान, आप चाहे जो भी करें, हम आपका समर्थन करते हैं। प्रत्येक मेज पर हुआजी के 3 टुकड़े और शराब की 3 बोतलें थीं। राजेश कपूर ने उनसे कहा कि वे बोतलें अलग अलग कर लें और शराब अपने साथ ले जाएं, ताकि यदि उनके पास पर्याप्त शराब न हो तो वे और खरीद सकें। ईशान कपूर मुस्कुराए और बोले, तो मैं विनम्र नहीं रहूंगा, मैं बोतल ले जाऊंगा। प्रवीण कपूर ने भी ऐसा ही किया और एक बोतल ले ली, तो मैं भी एक बोतल ले लूंगा। ये सभी सफ़ेद वाइन है जिसे युवा लोग पीना पसंद नहीं करते। कपूर परिवार में भी ऐसे लोग हैं और उनमें से प्रत्येक को एक बोतल मिल सकती है। मैं लगभग खाना खा चुका हूँ। मनीष कपूर के कई शिक्षक जाने वाले थे, इसलिए देवेंद्र कपूर और सुनीता कपूर उन्हें नमस्ते कहने के लिए उनके पास गए। कुछ देर की बातचीत के बाद वह चले गए। मनीष कपूर को मानसी और कुछ अन्य लोगों के साथ खेलने का अपॉइंटमेंट मिला है, इसलिए वह जल्द ही वहां से चले जाएंगे। सड़क पर सावधान रहना, बाहर जाकर खेलना मत, ठीक है? सुनीता कपूर उस व्यक्ति को एक तरफ ले गईं और उसे कुछ निर्देश दिए। मनीष कपूर मुस्कुराए और बोले, माँ, मैं कोई भी जल्दबाजी नहीं करूँगा। सुनीता कपूर ने सिर हिलाया। क्या आपके पास पैसे हैं? हाँ, ठीक है, मैं तुम्हें फ़ोन करूँगा। अच्छा। मनीष कपूर प्रत्येक टेबल के पास गए और कुछ कहा, फिर अपने सहपाठियों के साथ खेलने चले गए। राजेश कपूर ने मीरा शर्मा से बच्चे की देखभाल करने को कहा, जबकि वह बिल का भुगतान करने चले गए। जब मैं वापस आया तो मैंने पाया कि उन्होंने सामान पैक करना शुरू कर दिया था। कुछ व्यंजन बाद में परोसे गए और तब तक सभी लोग भरपेट खा चुके थे, इसलिए उन्होंने चॉपस्टिक को छुआ तक नहीं था। दूसरी चाची, तीसरी चाची और सुनीता कपूर घर ले जाने के लिए भोजन को डिब्बों में पैक कर रही थीं। तीसरी मौसी बोली, तुम लोग जाओ और मज़े करो, मैं नहीं जाऊंगी। शालिनी कपूर अगले कुछ दिनों में ही पैदा होने वाली है और वह बिना किसी के घर से नहीं जा सकती। शालिनी कपूर इतनी थकी हुई थी कि उन्हें लकवा मार गया था। खड़े होने के लिए उन्हें जतिन कपूर के सहारे की ज़रूरत थी। राजेश कपूर मीरा शर्मा की गर्भावस्था के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पाए, जो इससे 100 गुना अधिक कठिन रही होगी। मैंने पहले भी उसे इस बारे में बात करते सुना है। जब वह 5 महीने का हुआ तो वह सीढ़ियां चढ़ने में असमर्थ हो गया और उसे घर पर ही रखना पड़ा। केवल एक बात के लिए आभारी होना चाहिए कि बच्चे स्वस्थ पैदा हुए, सिवाय इसके कि उनका वजन थोड़ा हल्का था। राजेश की सावधानीपूर्वक देखभाल और व्यवस्थित मदद के बाद नाजुक विहू भी ठीक हो गया है। अब वह अभी की तरह मजबूत और स्वस्थ हो गया है। पति मीरा शर्मा आई और पूछा, तुम्हें क्या हुआ है? मैंने तुम्हें कई बार फ़ोन किया लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। राजेश कपूर होश में आए और मीरा शर्मा को गौर से देखने लगे। मीरा शर्मा थोड़ी चिंतित हुई। पतिदेव, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? राजेश कपूर मुस्कुराए और बोले, आज मुझे पता चला कि तुम सचमुच बहुत खूबसूरत हो। मीरा शर्मा शर्मा गई। क्या बात कर रहे हो? हम अब जा रहे हैं। आज बच्चों की पहली जन्मदिन पार्टी है और एक माँ होने के नाते मुझे अच्छे से तैयार होना होगा। लता शर्मा और सुनीता कपूर ने घुमकड़ों को धक्का दिया। बैग और अन्य सामान दोनों पिताओं द्वारा उठाया गया। राजेश ने मीरा शर्मा को गले लगाते हुए कहा, मैं सच कह रहा हूँ।
नीलिमा ने अपना सिर घुमाकर ये दृश्य देखा और मीरा शर्मा को आंख मारी। मीरा शर्मा इतनी शर्मिंदा थीं कि वह छूटना चाहती थीं, लेकिन राजेश कपूर ने उन्हें गले लगा लिया और हंसने लगे। अगर तुम मुझे गले नहीं लगाने दोगे तो मैं तुम्हें चूम लूंगा। ये नहीं चलेगा। यहाँ इतने सारे रिश्तेदार हैं, तो फिर मुझे तुम्हें गले लगाने दो। वह महसूस कर सकती थी कि इस समय राजेश कपूर सामान्य से कुछ अलग लग रहे थे। कुछ लोग हॉल में आए और मेरी दूसरी चाची हॉल में सोफे पर बैठ गईं। आइए हम यहाँ बैठें और इसे महसूस करें। तीसरी चाची ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है शालिनी कपूर की तबीयत आज थोड़ी ठीक नहीं है। मैं उसे पहले घर ले जाऊंगी। ईशान कपूर का चेहरा उतर गया। तुम पहले कभी सोफे पर नहीं बैठे, यहाँ क्यों बैठे हो? दूसरी आंटी ने मुंह बनाते हुए कहा, ये तो किसी 5 सितारा होटल का सोफा है। ये हमारे घर वाले सोफे जैसा कैसे हो सकता है? लता शर्मा और सुनीता कपूर आई और बोली, क्या आप बाहर जाकर खेलना चाहेंगी? हम बच्चों का ध्यान रख सकती हैं। इस बार शुभम कपूर वापस आ गए हैं और प्रणव कपूर भी यहाँ हैं, इसलिए साथियों के साथ खेलना निश्चित रूप से जरूरी है। समय देखो, दोपहर के 3 बजे हैं। माँ, मीरा और मैं उनके साथ थोड़ी देर खेलने जा रहे हैं। हो सकता है कि हम आज रात के खाने के लिए वापस न आ पाएं। सुनीता कपूर ने हाथ हिलाते हुए कहा, आगे बढ़ो, समय आने पर मुझे फ़ोन करना। जहां तक उन 2 व्यक्तियों का प्रश्न है, उन्हें इसकी कोई परवाह नहीं थी। सुनीता कपूर ने देवेंद्र कपूर से कहा, चलो घर चलते हैं और बच्चों का ध्यान रखते हैं। तुम्हें बाहर कम पीना चाहिए और कम धूम्रपान करना चाहिए। देवेंद्र कपूर ने अपनी जेब टटोली, क्या तुम्हारे पास कुछ नकदी है? कुछ 100 दे दो। सुनीता कपूर ने चुपके से उसे 500 रुपये थमा दिए और कहा, अगर यह हार गए तो वापस आ जाना। क्या ये थोड़ा बहुत कम नहीं है? यदि आपको लगता है कि यह बहुत कम है तो इसे स्वयं अर्जित करें। लता शर्मा ने भी अपने पति को यही सलाह दी। विजय शर्मा ने कठोर चेहरे से कहा, आपको समझाने की जरूरत नहीं है, मैं सब जानता हूँ। लता शर्मा ने चिढ़कर कहा, तुम्हें सब पता है न, पीकर आना, फिर देखना मैं कैसे निपटती हूँ। विजय शर्मा एक क्षण के लिए बोलना बंद कर दिया। खाना खाने के बाद प्रिया, अरुण कुमार और अन्य लोग वापस ट्रेन पकड़ने जा रहे थे। वे सुनीता कपूर और लता शर्मा को नमस्ते कहने आए थे। लता शर्मा ने आह भरते हुए कहा, तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा बच्चे। इस बार तुम्हारे माता पिता आने वाले थे, लेकिन उन्हें कुछ और ही काम था और वे आ नहीं सके। प्रिया मुस्कुराई और बोली, जब तक वे अपना ख्याल रखते हैं, मैं अपने आप ठीक हूँ। आप सचमुच अधिक सक्षम हो रहे हैं। सुनीता कपूर ने प्रिया और अरुण कुमार से आग्रह किया, कृपया कुछ दिन और यहीं रुकें। प्रिया ने सिर हिलाया, नहीं आंटी, स्टोव को संभालने के लिए किसी की ज़रूरत है। अरुण कुमार ने भी कहा, आंटी, अगली बार जब मैं फ्री होऊंगा तो आपसे मिलने आऊँगा। सुनीता कपूर ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, अगली बार जब आप आएंगे तो मैं आपके लिए कुछ स्वादिष्ट बनाऊंगी। सबसे पहले शालिनी कपूर और तीसरी बुआ जी वहां से निकलीं। जतिन कपूर उन्हें वापस ले गए और फिर चले गए। इसके बाद सुनीता कपूर और लता शर्मा हैं। इसके बाद युवा लोग अपनी अपनी गतिविधियों के साथ खेलेंगे। देवेंद्र कपूर और उनके दोस्त सिर्फ ताश खेलते हैं और चाय पीते हैं। इस समय बाहर बहुत गर्मी है। अच्छा होगा कि बाहर जाकर चाय पिएं, ताश खेलें और एयर कंडीशनिंग का आनंद लें। चर्चा के बाद कुछ लोगों ने साथ जाने का निर्णय लिया। पूरी प्रक्रिया के दौरान ईशान कपूर ने अपने बेटे और बेटियों का अभिवादन नहीं किया और उनकी ओर देखा तक नहीं। दूसरी बुआ अपनी बहू को कुछ देर बात करने के लिए एक तरफ ले गईं और फिर श्रेया कपूर से कुछ देर बात की। इस बार राजवीर की अनुपस्थिति ने इस तथ्य की पुष्टि कर दी कि उनका तलाक हो चुका है। जब युवा लोग इस बात पर चर्चा करते हैं कि क्या करना है, तो वे आमतौर पर कराओके या खरीदारी करने चले जाते हैं। शुभम कपूर सबसे पहले बोले, बाहर धूप बहुत तेज है, चलो रहने के लिए कोई ठंडी जगह ढूंढते हैं। प्रणव कपूर ने सिगरेट का कश लिया और कहा, तो चलो गाते हैं। शुभम कपूर ने सिर हिलाया, तुम लोग जाकर गाओ, मैं नहीं जा रहा। प्रणव कपूर ने पूछा, हम क्या करने जा रहे हैं? राजेश कपूर, आप कहाँ जाना चाहते हैं? राजेश कपूर अरमान से बात कर रहे थे, आप लोग फैसला कर लीजिए, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसने पलटकर पूछा, शिप्रा और रोहन शादी कर रहे हैं? अरमान ने सिर हिलाया, रोहन गर्भवती है। प्रेमी प्रेमिका के रिश्ते में महिला का गर्भवती होना सामान्य बात है। अरमान ने कहा,
रोहन बच्चा नहीं चाहता और शिप्रा से संबंध तोड़ना चाहता है। दोनों के बीच फिलहाल झगड़ा चल रहा है। राजेश कपूर ने इस मामले के बारे में दोबारा नहीं पूछा। इसका उनसे कोई लेना देना नहीं था। मुझे उनकी परवाह नहीं है। जब तुम्हारी और सुप्रिया की शादी हो जाए तो मुझे ज़रूर बुलाना। यह जरूरी है। अरमान ने अप्रत्यक्ष रूप से ये भी बताया कि वह राजेश के साथ मिलकर एक और शाखा खोलना चाहते हैं। राजेश का मानना है कि यह संभव है, लेकिन उन्हें दीर्घकालिक दृष्टि से सोचना होगा। अंततः उन्होंने ईशान कपूर और उसके दोस्तों के साथ ताश खेलने का फैसला किया। चायघर में युवा और वृद्ध लोग अलग अलग खेलते हैं। मीरा शर्मा ने अकेले ही 3 प्रतिद्वंद्वियों को हराकर बड़ी जीत हासिल की। विजय शर्मा ने भी लगातार 3 गेम जीते। ईशान कपूर अब और चुप नहीं बैठ सके। तुम दोनों वाकई कमाल हो, क्या ये जेनेटिक है? विजय शर्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, यह आनुवांशिक नहीं है, ये तो बस सौभाग्य है। आनुवंशिक? बात सिर्फ इतनी है कि पिता और बेटी कार्ड गिनना जानते हैं। मीरा शर्मा हर बार नहीं जीत सकती, इसलिए राजेश कपूर को ही जीतने दीजिए। राजेश कपूर इस मामले में बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। मीरा शर्मा ने जो जीता था उसका आधा हिस्सा उन्होंने गंवा दिया। कई परिवारों ने बारी बारी से इस हादसे को झेला और सबसे ज़्यादा नुकसान शुभम कपूर परिवार को हुआ। उनमें से कोई भी ऐसा नहीं कर सकता। अन्य लोग कमोबेश जीत गए। प्रवीण कपूर ने प्रणव कपूर की ओर देखा और कहा, प्रणव कपूर आओ और मेरे साथ 1-2 राउंड खेलो। प्रणव कपूर वहां गए। प्रवीण कपूर ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर आप अपने पिता की सीट पर बैठते तो वह बहुत क्रोधित होते। ईशान कपूर उठे, एक तरफ बैठे और बिना कुछ बोले चाय पीने लगे। इस समय देवेंद्र कपूर ने कहा, मेरे प्यारे ससुराल वालों, आप वास्तव में अच्छे हैं। आपने हमें लगातार कई बार हराया है। आप एक अच्छे लड़ाकू हैं। चलो। विजय शर्मा ने पूछा, क्या हम रिश्तेदार नहीं हैं? पोकर टेबल पर ससुराल जैसी कोई चीज़ नहीं होती। कुछ देर रुकने के बाद वह मुस्कुराया और बोला, जब तुमने मेरा पैसा जीता था तो तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि वह मेरे ससुर का पैसा है? जब मैं खुश हो जाता हूँ तो सब कुछ भूल जाता हूँ। उन्होंने प्रणव कपूर को ताश खेलने के लिए आमंत्रित किया, लेकिन उनका असली इरादा उन्हें पिता और पुत्र के रूप में मेल मिलाप के लिए राजी करना था। खेलते खेलते प्रवीण कपूर बोले, प्रणव कपूर, हम सब ने तुम्हें बड़ा होते देखा है। तुम पहले ऐसे नहीं थे। तुम कितने अच्छे व्यवहार वाले और समझदार थे। अब तुम अपने पिता से लड़ने के लिए पर्याप्त मजबूत हो। यह आश्चर्यजनक है। देवेंद्र कपूर ने अनजान बनने का नाटक किया। कितना कमाल है, तुम्हारी कुशलता वाकई बढ़ गई है। विजय शर्मा को पता था कि वह एक बाहरी व्यक्ति हैं, इसलिए उन्होंने शुभम कपूर को उनकी जगह लेने के लिए कहा। मुझे बाथरूम जाना है, क्या तुम मुझे एक पल के लिए रोक सकते हो? शुभम कपूर उसकी बात समझ गए और मुस्कुराते हुए बैठ गए, कोई बात नहीं। विजय शर्मा उठकर बाथरूम में चले गए। मेरा इंतज़ार करो, मैं अभी आता हूँ। जब वह चला गया तो उसने दरवाज़ा बंद कर दिया। वह बगल वाले युवक के कमरे में गए और राजेश कपूर को एक कार्ड दिखाया। राजेश को इशारा करते हुए कहा कि इसे बाहर निकालो। 1 मिनट से भी कम समय में अगले डिब्बे से शोर आया, जो झगड़े जैसा लग रहा था। आध्यात्मिक शुद्धि के 2 दौर के बाद राजेश की सुनने की क्षमता अब असाधारण हो गई है। उन्होंने तुरंत अपने कार्ड नीचे रख दिए और कहा, मैं अंदर जाकर देखूंगा। वास्तव में वह इसे देखना नहीं चाहता था, लेकिन अपने साथियों के बीच वह अकेला आदमी था। विजय शर्मा बाहरी व्यक्ति हैं और उनके लिए हस्तक्षेप करना उचित नहीं है। नीलिमा बैठ गई और बोली, ओह, तो मैं यहीं बैठती हूँ। शायद फेंगशुई के लिए यह अच्छी जगह है। मीरा शर्मा फुसफुसाई, पति जी, आराम से। राजेश कपूर ने सिर हिलाया। अंदर जाकर देखा तो टेबल पलटी हुई थी और दूसरी आंटी और शुभम कपूर प्रणव कपूर को खींच रहे थे। दूसरी तरफ देवेंद्र कपूर और प्रवीण कपूर ने ईशान कपूर को खींचा। माहौल तनावपूर्ण है और ऐसा लग रहा है कि लड़ाई होने वाली है।